एपिसोड 171। मैं मानता हूं कि तुम्हें किसी को भी मारने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? मू ने कहा, मैंने आधे साल पहले स्ट्रेंथ रैंकिंग टेस्ट दिया था जब मैं अब की तुलना में बहुत कमजोर था। अगर तुम स्ट्रेंथ रैंकिंग में मुझे भी नहीं हरा सकते तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अब हरा सकते हो? उसने मजाक करते हुए कहा, अगर तुमने अगले 10 सेकंड में अपनी तलवार नीचे नहीं रखी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें पता चल जाएगा। दक्ष ने कहा और वह भी गंभीर हो गया, तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इसके बजाय मैं तुम्हारी मार्शल आत्मा को नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा जीवन मौत से भी बदतर होगा। हालांकि मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन अगर मैं तुम जैसे घमंडी व्यक्ति को सम्मान सिखा पाऊं तो ये है इसके लायक है। मोहने को घूरते हुए कहा, आत्मा भक्षण, म्यू ने ऊंची आवाज में कहा। इससे पहले कि दक्ष जवाब दे पाता, माए के हाथों से एक काला अर्ध पारदर्शी भूत निकला और दक्ष पर हमला कर दिया। ये लंचेन के शरीर में प्रवेश कर गया। क्या दक्ष दर्द से कराह उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। एक काली धुंध उसके युद्ध स्थल को ढकने लगी थी। दक्ष को बहुत दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसका आधा मार्शल स्थान धुंध से ढका हुआ था। दूसरी ओर म्यू दक्ष के दर्द भरे चेहरे का आनंद ले रहा था। दक्ष का हृदय दानव शांति से सो रहा था जब काली धुंध ने उसे छुआ, लेकिन वह उसे प्रभावित किए बिना ही बिखर गया। उस क्षण से धुंध उसके हृदय दानव से दूर रहने लगी। दक्ष का 1/3 मार्शल स्पेस धुंध में समा गया था। दक्ष का चेहरा पीला पड़ गया था। अपने आप को संभालने के लिए आवश्यक ताकत के बिना इतना रवैया रखने का यही नतीजा होता है। मुंह ने दक्ष को घूरते हुए हंसते हुए कहा। दक्ष को ठीक से सोचने में भी दिक्कत हो रही थी। वह तावीज निकालकर म्यू से संपर्क करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता सब कुछ बदल गया। उसकी लंबे समय से खामोश मार्शल आत्मा ने अंततः उसकी आंखें खोल दी। रक्त से लाल उनकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो उन्होंने अनगन लोगों को मरते हुए देखा हो। वे इतनी भयंकर थी कि वे वध के देवता की आंखों जैसी लग रही थी। जैसे ही आंखें खुली धुंध पूरी तरह गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। सो रहे हृदय दानव को भी एक भयानक आभा महसूस हुई और उसने भी जल्दी से अपनी आंखें खोली। दक्ष की मार्शल आत्मा यही नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था कि वह इस बात से नाराज थी कि किसी ने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। वह बदला लेना चाहती थी। यह सीधे सामने की ओर देखता था। म्यू जो अब तक हंस रहा था, अचानक हंसते हुए उसके मुंह से रक्त निकल आया। वह दर्द से दहाड़ा। म्यू यह नहीं देख सका, लेकिन ये सब उसकी मार्शल आत्मा के कारण था। उसकी मार्शल आत्मा अचानक जलने लगी थी। बदला यही नहीं रुका, किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी योद्धा आत्मा को 2 टुकड़ों में काट डाला। म्यू जमुना पर गिर पड़ा और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसकी आंखें अपना ध्यान खो बैठी। अल्पविराम म्यू के साथ काम पूरा होने के बाद दक्ष की मार्शल आत्मा ने दक्ष के हृदय दानव की ओर देखा जो अब तक कांप रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं किया। उसकी मार्शल आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह उसी तरह हो गई जैसी वह सालों से थी। वह क्या था? दक्ष के हॉट डेमन ने कहा। वह अभी भी डर से कांप रहा था। क्या यह उसकी मार्शल आत्मा है? कितना भयावह है! हृदय दानव ने खुद से कहा। फिर भी उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? शायद वह मुझे अपने अस्तित्व के लिए हानिकारक नहीं मानता। आखिरकार मैं उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि वह अपनी प्रवृत्ति के प्रति सच्चा रहे। शायद इसीलिए उसने मुझे निशाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा। दक्ष दर्द से कराह रहा था, लेकिन अचानक दर्द गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। उसका पीला चेहरा भी पहले जैसा रंग पा गया, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह खड़ा हुआ और अपनी राजा की तलवार निकाली। वह मुंह का वध करने के लिए तैयार था। वह एक पल की सूचना पर अपना भ्रम फेंकने के लिए तैयार था, लेकिन वह मुंह को जमीन पर पड़ा देखकर चौंक गया। उसकी आंखें पूरी तरह से फोकस खो चुकी थी। वास्तव में अगर वह उसे सांस लेते हुए नहीं देखता तो उसे लगता कि म्यू मर चुका है। आखिर यहाँ क्या हुआ? दक्ष ने म्यू को देखते ही वो सिरम के करीब गया और उसे लात मारी। म्यू वापस उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन दक्ष ने अभी भी उसे अपना शरीर हिलाते हुए नहीं देखा। क्या वह पागल हो गया है? दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। ठीक उसी समय एक पंख वाला शेर उनके पास उतरा। एक बुजुर्ग जल्दी से पंख वाले शेर से उतरा और म्यू की ओर भागा। दक्ष ने उस एल्डर को पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जिसका सामना उसने स्ट्रेंथ रैंकिंग टेस्ट में किया था। वह संप्रदाय का एक शस्काय रिलम साधक और ग्रैंड एल्डर था। बड़े बुजुर्ग ने म्यू की जांच की और भोह सिकड़ी, तुमने उसके साथ क्या किया? बड़े बुजुर्ग ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद ही जमीन पर गिर गया और इस तरह की हरकतें करने लगा। दक्ष ने समझाया। अरे सच में उसकी तलवार वहां क्यों पड़ी है? बड़े बुजुर्ग ने कहा और मुंह की तलवार की ओर इशारा किया जो जमीन पर पड़ी थी। और तुम्हारे हाथ में तलवार क्यों है? उसने पूछना जारी रखा। मुझे सब कुछ समझा दो। वह मेरे पास दानव रैंकिंग परीक्षा पास करने के रहस्यों के बारे में पूछने आया था। मैंने उसे बताने से इनकार कर दिया और वह अपनी तलवार निकाल लाया। दक्ष ने समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया, मैंने उसे चेतावनी दी और मुझ पर हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने के बजाय उसने मुझे निशाना बनाने
करने के लिए किसी जादू का इस्तेमाल किया। उस जादू के प्रभाव से मुझे बहुत दर्द हुआ। जब मैं होश में आया तो मैंने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा, मैंने देखा कि वह इस हालत में जमीन पर पड़ा था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। दक्ष ने अपनी व्याख्या समाप्त की। वह क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए? तुम्हें मेरे साथ संप्रदाय गुरु के पास आना चाहिए, वह तुम्हारा न्याय करेगी, बड़े बुजुर्ग ने कहा। उसे दक्ष की कहीं एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक उसी समय एक और पंख वाला शेर वहां उतरा और उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरा। ये लैंग जिंग ही था जो दक्ष को यहाँ लाया था। ग्रैंड एल्डरचू, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ क्या हुआ? लैंग जिंग ने दक्ष और ग्रैंड एल्डरचू के बीच खड़े होकर पूछा। खुद ही देख लो, तुम्हारे शिष्य ने माँ को ऐसा बनाया है। ग्रैंड एल्डरचू ने जमीन पर पड़े म्यू की ओर इशारा करते हुए कहा। वह ये भी झूठ बोल रहा है कि उसने उस पर हमला नहीं किया। वह कह रहा है कि वह खुद जमीन पर गिर गया और ऐसा हो गया। केवल एक मूर्ख ही इस बात पर विश्वास करेगा। ग्रैंड एल्डरचू ने कहा, एक साधक की मार्शल आत्मा को इस तरह कैसे नष्ट किया जा सकता है? ये स्पष्ट है कि उसने ऐसा करने के लिए किसी अजीब जादू का इस्तेमाल किया है। मुझे उसे दंड देने के लिए संप्रदाय गुरु के पास ले जाना होगा, उसने कहा। महान एल्डरचू, यदि मेरा शिष्य कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे उस पर विश्वास है। इसके अलावा क्या आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? लैंग जिंग ने पूरी गंभीरता से कहा। क्या तुम उसका पक्ष ले रहे हो? मैं क्या भूल रहा हूँ? ग्रैंड एल्डरचू ने पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा शिष्य प्रथम श्रेणी का दानव रैंकर है। भले ही उसने किसी को मार दिया हो, लेकिन जब तक उसने संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं किया है तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि संप्रदाय गुरु भी संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं तोड़ सकते। लैंग जिंग ने कहा। जितना ज्यादा वह बोलता गया उसकी आवाज उतनी ही तेज होती गई। तुमने संप्रदाय गुरु का विरोध करने की हिम्मत कैसे की? ग्रैंड एल्डरचू ने ऊंची आवाज में कहा। अल्पविराम, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आपको नियम बता रहा हूँ। जब कोई दानव रैंकर किसी को मारता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी कमजोर था। लैंग जिंग ने जवाब दिया। मेरा शिष्य म्यू से छोटा है, इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। इसके अलावा उसने म्यू को नहीं मारा, केवल उसकी मार्शल आत्मा नष्ट हो गई। वह ठीक हो जाए, उन्होंने विस्तार से बताया। बहुत अच्छा, मैं संप्रदाय के गुरु को यहाँ जो कुछ भी हुआ सब बता दूंगा। हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे, ग्रैंड एल्डरचू ने धमकी भरे अंदाज में कहा और उसने म्यू को उठाया और अपने पंख वाले शेर के ऊपर चढ़ गया और चला गया। हा। ग्रैंड एल्डरचू के जाते ही लैंग जिंग जोर से हंसने लगा। बूढ़े आदमी चू के चेहरे पर हार का भाव देखना बहुत ही आश्चर्यजनक था। तुमने अच्छा किया छोटे दोस्त, तुमने उसके शिष्य की मार्शल आत्मा को नष्ट करके बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें राक्षस रैंकिंग भी मिली। घटनाओं का इतना सही समय, अगर तुम्हें राक्षस रैंकिंग नहीं मिलती तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाता। लैंग जिंग ने अपने चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। लंग चेन ने उनकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, क्या मैं जा सकता हूँ? उसने पूछा। तुम कहाँ जाना चाहते हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें बहुत सारे योगदान अंक मिले हैं और मुझे कहना होगा, ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास इतनी बढ़िया कीमिया है। हालांकि मुझे कहना होगा, तुम्हें टेस्ट के लिए ऐसी गोलियां नहीं बनानी चाहिए। जब मैंने तुम्हारी बनाई हुई शक्तिवर्धक गोली देखी तो मैं बहुत हैरान हुआ। लैंग जिंग ने दक्ष को घूरते हुए कहा। आप कीमिया हॉल के जज थे? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। बे, मैं संप्रदाय का सबसे अच्छा कीमा अगर हूँ, मेरे अलावा और कौन इसका जज हो सकता है? लैंग जिंग ने सहजता से कहा। खैर, मुझे अपना शिष्य बैज दे दो। लैंग जिंग ने कहा। अल्पविराम, ठीक है। बिना कुछ सोचे दक्ष ने अपने शिष्य का बैज लैंग जिंग की ओर फेंक दिया। लैंग जिंग ने उससे एक अलग बैज दिया जो काले रंग का था। यह आपका नया बैज है, यह आपके डेमन रैंकर होने का प्रमाण है। आपके सभी योगदान अंकस में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। लैंग जिंग ने कहा। ओह ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया। वैसे भी मुझे शायद तुम्हें एक बात बता देनी चाहिए ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कीमिया जानते हो या नहीं, तुम मेरे द्वारा बनाए गए जहर को ठीक नहीं कर सकते। जैसा कि तुम जानते हो, उपचार की गोलियां काम नहीं करेगी, इसलिए इसे ध्यान में रखना। तुम अभी भी इस सम को हल करने में सक्षम होने के लिए 500 साल छोटे हो। लैंग जिंग ने आगे कहा और उसने दक्ष को गंभीरता से देखा। इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम अपनी कीमियागिरी की साधना या जो भी करो, बस मेरी चेतावनी को ध्यान में रखो। मैं तुम्हें खुद ही मुक्त कर दूंगा जब तुम मेरी जरूरत पूरी कर लोगे। ये तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित रास्ता है, लैंग जिंग ने कहा और वह पीछे मुड़ा और अपने पंख वाले शेर की ओर चल दिया। जैसे ही लैंग जिंग उसके ऊपर चढ़ा, पंख वाला शेर उड़ने लगा। हाँ, यहाँ क्या हुआ? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी मार्शल आत्मा नष्ट हो गई कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक मिनट रुको, क्या यह उसके कौशल के प्रतिशोध के कारण हो सकता है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। यही कारण होगा, उसका कौशल मुझ पर काम नहीं आया और इसका उल्टा असर उस पर पड़ा। दक्ष ने ऐसे कहा जैसे उसे असली कारण पता चल गया हो। जो भी हो, अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक मिशन पर जाना है और इस जगह से निकल जाना है, दक्ष ने चलते हुए कहा। वह 2 मिनट तक चला और उसने देखा कि मानभू आगे उसका इंतजार कर रहा है। ओह मास्टर, क्या आपने सीनियर म्यू के साथ काम खत्म कर लिया है? उसने पूछा। हाँ, उसे कुछ मदद की जरूरत थी, उसे वह मदद मिली जिसका वह हकदार था, दक्ष ने हंसते हुए कहा और उसने मानू के कंधों को थपथपाया। वह और मानभू मिशन हॉल की ओर बढ़ते रहे। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि वे पहले ही ज्यादातर दूरी तय कर चुके थे। सिर्फ 20 मिनट में वे मिशन हॉल के बाहर खड़े हो गए। मैं यहीं तक जा सकता हूँ गुरुजी, केवल मिशन का चयन करने वाले व्यक्ति को ही अंदर जाने की अनुमति
अनुमति है, इसलिए केवल आप ही जा सकते हैं। मानगू ने चेहरे पर निराशा भरी नजर के साथ कहा। उन्होंने आगे बताया, मिशन हॉल के अंदर आपको 5 टेबल दिखाई देंगी, प्रत्येक टेबल के सामने एक नंबर लिखा होगा। नंबर 3 टेबल पर जाए, वहां आपको लेवल 3 मिशन मिलेंगे। ठीक है, यही रुको, मैं अभी आता हूं, दक्ष ने उससे कहा। उन्होंने मिशन हॉल में प्रवेश किया और मांगू द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हॉल में तीसरी मेज पर चले गए। माफ कीजिए एल्डर, मुझे एक मिशन चुनना है, दक्ष ने मेज के पीछे बैठे एल्ड से कहा। एल्डर एक दस्तावेज पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे नीचे रख दिया और दक्ष की ओर देखने लगे। तुम्हें लेवल 3 मिशन की जरूरत है, ठीक है? एल्डर ने अपना सिर हिलाया और उसने दक्ष के सामने समान आकार के कागजों का एक बड़ा बंडल रखा। ये सभी हमारे लेवल 3 मिशन है, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, एल्डर ने लापरवाही से कहा और फिर से अपने हाथ में रखे दस्तावेज को पढ़ना जारी रखा। इतने सारे? दक्ष ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसने अपने सामने 1000 से ज्यादा कागजात देखे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि संप्रदाय के पास लेवल 3 में इतने सारे मिशन थे, क्योंकि वे भी आसान नहीं थे। वह एक के बाद एक मिशन में आगे बढ़ते गए। अल्पविराम, मिशन बीस्ट हॉल के शिष्यों को मार डालो। दक्ष ने एक मिशन को जोर से पढ़ा, इससे पहले कि वह दूसरे मिशन पर पहुंच पाता। पास बैठे एल्डर बोल पड़े, वह मिशन काफी फायदेमंद है, लेकिन आपको अपनी आत्मा को सुरक्षा शाप से चिन्हित करना होगा। यदि आप मिशन के दौरान कभी भी दुश्मन संप्रदाय द्वारा पकड़े जाते हैं तो आप शाप के कारण मर जाएंगे। जब आप संप्रदाय में वापस आएंगे तो कौशल रद्द कर दिया जाएगा। एल्डर ने आगे बताया, चेह, मुझे ऐसे मिशन की जरूरत नहीं है जिसमें मुझे अपनी आत्मा को कोसना पड़े। दक्ष अगले मिशन पर चला गया। आकाश क्षेत्र, उज्ज्वल ज्वाला सांप, रक्त की 10 बूंदे एकत्र करें। हम केवल 10 बूंदे ही क्यों? अगर हम 10 बूंदे प्राप्त कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमने एक फ्लेम स्नैक को हरा दिया है और हम और अधिक बूंदे प्राप्त कर सकते हैं? उसने बुदा आया। संप्रदाय को केवल 10 बूंदों की आवश्यकता है, उसके बाद आप उज्ज्वला सांप के साथ जो चाहे कर सकते हैं, बुजुर्ग ने जवाब दिया। यह एक दिलचस्प मिशन लग रहा है, हालांकि आकाशीय क्षेत्र के जानवर को हराना आसान नहीं होगा। दक्ष ने अगले मिशन पर जाते हुए कहा, माल्ट साम्राज्य की राजकुमारी का अपहरण करो। मिशन पढ़कर वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। राजकुमारी का अपहरण? ऐसा क्यों? उसने पूछा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उसका अपहरण करना है और उसे संप्रदाय में लाना है। संप्रदाय बाकी सब कुछ संभाल लेगा, बुजुर्ग ने जवाब दिया। दक्ष ने उस मिशन को भी छोड़ दिया और अगला मिशन पढ़ना शुरू कर दिया। मिशन में कहा गया था, डिमेंशिया के प्रथम श्रेणी के राज्य के राजा के स्वर्गीय पर्वत शासक को चुरा लो। हम चोरी, यह एक दिलचस्प मिशन है, मैं इससे चुनूंगा, दक्ष ने कहा और उसने मिशन का पेपर बुजुर्ग को दिखाया। ऐसा मत सोचो कि यह एक आसान मिशन है। डिमेंशिया का राजा एक आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ है, हालांकि मिशन के लिए तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो ये बहुत बुरा होगा। एल्डर ने उसे चेतावनी दी। यह ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे अपने कौशल पर पूरा भरोसा है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, यदि तुम इतने आश्वस्त हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे अपना शिष्यबद्ध दो ताकि मैं इस मिशन को तुम्हारे नाम पर पंजीकृत कर सकूं, एल्डर ने कहा। दक्ष ने अपनी जेब से अपना बैज निकाला, क्योंकि उसने इसे नहीं पहना था। उसने काले रंग का 4 सितारा शिष्य बेज एल्डर को दे दिया। अल्पविराम, एल्डर ने अवचेतन रूप से बिना किसी परवाह के बेज ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने बैज का रंग देखा उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तुम एक दानव रकर हो, उसने आश्चर्य से कहा। पास खड़े बुजुर्गों और शिष्यों ने बुजुर्ग की ऊंची आवाज सुनी और उनकी ओर देखने लगे। वे सभी चौंक गए, चूंकि दक्ष ने अपना बेज नहीं पहना था इसलिए उन्हें पहले इसका एहसास नहीं हुआ। हालांकि अब तक सभी लोग दक्ष के बारे में जान चुके थे, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसे नहीं देखा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का यहाँ आया है वह पूरे संप्रदाय को चौंका देगा। आह, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम हमारे संप्रदाय के उभरते सितारे हो, दक्ष है ना? एल्डर अपने चेहरे पर चापलूसी भरी नजर के साथ खड़ा हो गया। हाँ, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, मैं तुरंत ही तुम्हें मिशन जारी कर दूंगा। तुम एक दानव रैंकर हो, बेशक तुम आसानी से लेवल 3 मिशन को संभाल सकते हो। तुम पर शक करके मैं बेवकूफी कर रहा था, एल्डर ने मुस्कुराते हुए बैठते हुए कहा। उन्होंने तुरंत सारी तैयारी कर ली और मिशन का काम दक्ष को सौंप दिया। आपको मिशन जारी किया गया है, मुझे मिशन के नियम समझाना चाहिए। आपके पास मिशन पूरा करने के लिए 6 महीने हैं, आपको 6 महीने बाद वापस आना ही होगा, चाहे आप सफल हो या असफल, एल्डर ने समझाना शुरू किया। उन्होंने आगे कहा, यदि आप समय सीमा के भीतर सफल होते हैं तो आपको उल्लिखित पुरस्कार और योगदान अंक मिलेंगे। यदि आप असफल हो जाते हैं तो आपको संप्रदाय को मुआवजे के रूप में योगदान अंक देना होगा। ठीक है, क्या मुझे कुछ और भी ध्यान में रखना चाहिए? दक्ष ने पूछा। हाँ, हालांकि आप बीस्ट हॉल से काफी दूर जा रहे हैं और आप पर कोई सुरक्षा अभिशाप नहीं लगेगा, लेकिन आपको कभी भी किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जाना चाहिए। किसी भी हालत में संप्रदाय का स्थान प्रकट नहीं किया जा सकता। ठीक है मिशन, एल्डर ने कहा। अल्पविराम, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, मेरा इरादा पकड़े जाने और कैदी बनने का नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। फिर से उन्होंने अपने बयान में एक और शब्द जोड़ा, लेकिन उन्होंने इससे जो
से नहीं कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। जैसे ही वह चला गया बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करने लगे तो वह संप्रदाय का राक्षस था। कहना पड़ेगा कि वह काफी डरावना लग रहा था। मैं उसकी डरावनी आभा को यहाँ तक महसूस कर सकता था। वह हमारी पीढ़ी में डायमंड रैंकिंग पाने वाला पहला व्यक्ति है। उसने अपने वरिष्ठ भाई म्यू को भी पीछे छोड़ दिया। बेशक वह सरल नहीं होगा, मुझे यकीन नहीं है कि वह सीनियर म्यू से ज्यादा ताकतवर है या नहीं। बस ताकत रैंकिंग पर नजर डाले, डायमंड रैंकिंग ने उसे किसी अलग चीज पर परखा है। सीनियर म्यू अभी भी ज्यादा ताकतवर है। शशश उसे अपनी बात मत सुनने दो। तुम्हें पता है कि अब राक्षस को हत्या करने का खुला लाइसेंस मिल गया है। उसे किसी भी तरह से नाराज मत करो। हालांकि मैं सहमत हूं, मुझे लगता है कि केवल सीनियर मुंह में ही उससे बराबरी से बात करने की ताकत है। उनकी चर्चा जारी रही लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ मिनट पहले ही दक्ष की उनके सीनियर म्यू के साथ झड़प हुई थी। दक्ष मिशन हॉल से बाहर निकला और मान से मिला। क्या आपको कोई मिशन मिला है? गुरुजी मांगू ने पूछा। हाँ, मैंने लेवल 3 मिशन चुना है। मैं डिमेंशिया जाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं कीमिया हॉल जाऊंगा। मुझे अपने पास मौजूद योगदान अंकों से जड़ी बूटियां प्राप्त करनी होंगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर। मांगू ने अपना सिर हिलाया। वे कीमिया हॉल की ओर चल पड़े और जल्द ही वहां पहुंच गए। इस बार दक्ष ने अपना ब्लैक 4 स्टार बेज पहना था क्योंकि संप्रदाय से चीजें खरीदते समय ये बेज फायदेमंद था। उसे किसी भी चीज पर 50% छूट मिल सकती थी। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि तिया भी वहां था। ऐसा लग रहा था कि वह भी कुछ खरीद रहा था। उसकी पीठ दक्ष की तरफ थी इसलिए वह उसे आते हुए नहीं देख पाया। दक्ष चुपचाप उसके पास चला गया। ओह हे, हम फिर मिलेंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ उस आदमी के कंधों पर रख दिए। कौन है ये? तिया ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मैंने आपको पहले नाराज किया था। मैं माउंट ताई को पहचान नहीं पाया और आपको नाराज कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, तिया ने ती करते हुए कहा। दक्ष उसकी आंखों में आंसू देख सकता था। जब तिया ने देखा कि दक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसका डर और बढ़ गया। वह लंगचैन के सामने झुककर प्रणाम करने लगा और अपना माथा लंगचैन के पास जमीन पर पटक दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हर बार जब उसका सिर जमीन से टकराता तो वह यही दोहराता। दक्ष इस बात से काफी हैरान था कि यह आदमी किस हद तक जाने को तैयार था। जमीन भी उसके रक्त से सनी हुई थी। तुम ऐसा करना बंद कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, दक्ष ने उससे कहा। सच में धन्यवाद सीनियर, मैं आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। तिया तुरंत उठ खड़ा हुआ और बाहर भाग गया। वह अपनी जड़ी बूटियां भी वही भूल गया था। वैसे भी उसे इस समय उनकी कोई परवाह नहीं थी। दक्ष ने अपना ध्यान वापस उस 4 सितारा शिष्य पर केंद्रित कर दिया जो स्थान को संभाल रहा था। दक्ष को बहुत खुशी हुई क्योंकि उसने उस व्यक्ति की आंखों में भी डर देखा। अल्पविराम, चिंता मत करो, मैं काटता नहीं हूँ, दक्ष ने मजाक में कहा। वैसे भी मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए। दक्ष ने जड़ी बूटियों की एक सूची लिखी। उसने जितनी भी जड़ी बूटियां मिल सकी उन सभी को बड़ी मात्रा में डाला। उसने काउंटर के पीछे खड़े आदमी को सूची दे दी। इसकी की कीमत कितनी होगी? दक्ष ने पूछा। आदमी ने सूची देखी और छूट की गणना करने के बाद कीमत बता दी। हम बस इतना ही ठीक है, मैंने जो लिखा है उसका दोगुना, दक्ष ने कहा। उन्होंने अपने सभी योगदान अंक वहीं खर्च कर दिए और केवल 1000 योगदान अंक ही अपने पास रख पाए। काफी प्रयास के बाद कीमिया हॉल के कर्मचारियों ने वहां लिखी जड़ी बूटियां बाहर निकाली। ये लो, दक्ष ने योगदान अंक स्थानांतरित कर दिए और सभी जड़ी बूटियों को अपनी भंडारण अनूठी में रख दिया। चूंकि उसका काम खत्म हो गया था इसलिए वह वहां से चला गया। अब मुझे बस एक और जगह जाना है, मैंने 1000 योगदान अंक बचाए हैं, मुझे स्किल हॉल जाना है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उन्होंने मांगू को वापस भेज दिया क्योंकि उनका आंगन पास में था और वे अकेले ही कौशल हॉल में प्रवेश कर गए। ओह मिस्टर डायमंड रैंकर, रैंक पाने के लिए बधाई। मुझे कहना चाहिए जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो मैं काफी हैरान रह गई थी। वैसे भी क्या आप कौशल प्राप्त करके उस 50% छूट का उपयोग करने के लिए यहाँ है? चमिया ने दक्ष को देखते ही पूछा। मैं यहाँ स्किल स्पेस का उपयोग करने आया हूँ, दक्ष ने उसे जवाब दिया। ओह, पिछली बार की असफलता के बावजूद आप इसे फिर से आजमाना चाहते हैं? ठीक है, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे भी चूंकि आप एक डायमंड रैंकर हैं इसलिए आप केवल 1000 योगदान अंक देकर स्किल स्पेस का उपयोग कर सकते हैं। योगदान अंक मुझे हस्तांतरित करे, उसने कहा। ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया और अपने शेष अंक उसे हस्तांतरित कर दिए। अच्छा, मेरे साथ आओ, चुमियाओ ने कहा। वह दक्ष को कौशल हॉल की पहली मंजिल पर ले गई। चूंकि दक्ष ने पहले भी ऐसा किया था इसलिए उसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें स्किल स्पेस संरचना थी। उम्मीद है मैं इस बार भी एक अच्छा कौशल चुन पाऊंगा, पीछे नहीं रह सकता, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और अपने हाथों को संरचना के शीर्ष पर रख दिया। संरचना चमकने लगी और दक्ष की चेतना कौशल स्थान पर आ गई। अंतरिक्ष में हजारों रंग बिरंगे प्रकाश के गोले तैर रहे थे। दक्ष जानता था कि इनमें से हर गोले में कोई ना कोई हुनर है। कुछ में कमजोर हुनर था तो कुछ में
डरावने हुनर थे। अल्पविराम इस बार भी कोई कौशल क्षेत्र उसके पास नहीं आया, लेकिन पिछली बार के अनुभव के बाद उसे यकीन हो गया कि ऐसा उसके अयोग्य होने के कारण नहीं हुआ। यह उस पर निर्भर था कि वह हजारों गोले में से एक को चुनकर अपने साथ ले जाए। उसने हर गोले को ध्यान से देखा, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उनमें क्या कौशल है। वे सभी एक जैसे लग रहे थे सिवाय उनके रंग के। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे उस वक्त लाल वाले को चुनने की इच्छा हो रही है, दक्ष ने खुद से कहा जब उसकी नजर एक गोले पर पड़ी। यह बाकी सभी के समान ही था, लेकिन इसका रंग कहीं अधिक भयावह था और उसे रक्त की याद दिलाता था। उसने अपनी उंगली रक्त लाल गोले की ओर उठाई और वह उत्साहित होकर उड़ता हुआ उसके पास आ गया। अच्छा, आशा करते हैं कि यह कौशल अच्छा होगा, दक्ष ने रक्त लाल प्रकाश के गोले को छूते हुए कहा। जैसे ही उसने गोले को छुआ, उसे कौशल स्थान से बाहर भेज दिया गया। उसकी आंखें खुली और उसने अपने हाथ में एक कौशल पुस्तक पाई। किताब का कवर पुराना था, जो कुछ घिस गया था। ये देखकर साफ पता चल रहा था कि यह छोटी पुस्तिका कितनी पुरानी होगी। पुस्तक का नाम भी दिलचस्प था, आध्यात्मिक ब्लेड। दक्ष ने किताब का नाम जोर से पढ़ा। यह एक अच्छा कौशल लगता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह उठकर कमरे से बाहर चला गया। चुमियाओ अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रही थी। इस बार तुम बहुत तेज थे, वैसे तुम्हें कौन सा कौशल मिला? उसने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। मुझे आध्यात्म ब्लेड मिला है। क्या यह एक अच्छा कौशल है? इसकी कीमत कितनी है? दक्ष ने पूछा। आध्यात्मिक ब्लेड? चुमियाओ ने आश्चर्य से कहा। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या ये बहुत महंगा है? दक्ष ने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ पूछा। क्या ये महंगा है? ये बहुत महंगा है। आपको उस कौशल को प्राप्त करने के लिए 1 मिलियन योगदान बिंदुओं की आवश्यकता है, और भले ही आप किसी तरह से इतने प्राप्त करने में कामयाब हो जाए, फिर भी आपको उस कौशल को प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। यह आखिरकार संप्रदाय के पहले पूर्वज द्वारा बनाया गया कौशल है। मैं यह वर्णन भी नहीं कर सकती कि आप उस कौशल को प्राप्त करने के लिए कितने भाग्यशाली हैं, उसने कहा। वह अभी भी अपने आश्चर्य से उभर नहीं पाई थी। यह अच्छा लगता है, दक्ष ने कहा। यह बहुत बुरी बात है कि आप उस पुस्तक को किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। चकी पुस्तक ने आपको चुना है, इसलिए जैसे ही कोई अन्य व्यक्ति इसके अंदर की सामग्री को देखेगा या इसे छुए, कौशल पुस्तक जलकर राख हो जाएगी। उसने आगे बताते हुए आह भरी, मुझे समझ नहीं आ रहा इस कौशल में क्या खास बात है। मैंने थोड़ा विवरण पढ़ा और जो मुझे मिला उसके अनुसार आप केवल अपनी क्यूई से एक ब्लेड बना सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं। यह इतना खास नहीं होना चाहिए, दक्ष ने जीसा से पूछा। यह इतना आसान नहीं है। आप सिर्फ ब्लेड नहीं बना सकते, आप अपनी क्यूई से कोई भी हथियार बना सकते हैं। हथियार तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक आपकी क्यूई समाप्त नहीं हो जाती या आप कौशल को रद्द नहीं कर देते। यह एक बहुत ही उपयोगी कौशल है जब आप लड़ाई के दौरान अपना हथियार खो देते हैं, उसने कहा। यह इसके बारे में सबसे खास बात नहीं है। कौशल का असली लाभ आपके क्यूई से बने हथियार की ताकत है। हथियार उतना कमजोर नहीं होगा, यह आपके वास्तविक साधना से केवल एक क्षेत्र कमतर एक वर्गीकृत हथियार के बराबर होगा। यदि आप एक पृथ्वी क्षेत्र साधक हैं तो आप जो हथियार बना सकते हैं वह स्वर्ण श्रेणी के हथियार के बराबर होगा। इसी तरह यदि आप एक आकाश क्षेत्र साधक हैं तो क्या ये हथियार एक पृथ्वी श्रेणी के हथियार के बराबर होगा। मुझे वास्तव में ईर्ष्या हो रही है कि आपको ये कौशल मिला है, चने आगे बताया। अल्पविराम दिलचस्प है, ये वाकई एक अद्भुत क्षमता लगती है। जब हमारे पास कोई हथियार नहीं होता है तो ये बहुत काम आ सकती है। दक्ष ने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। हाँ, आजकल तुम बहुत भाग्यशाली हो। पहले तुम्हें ट्रिपल रैंक मिला, फिर तुम्हें दानव रैंक मिला और अब तुम्हें संप्रदाय का सबसे अच्छा कौशल मिला है। तुम्हारी उपलब्धियां मुझे ईशल बनाती है, उसने मजाक करते हुए कहा। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? जब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होगा तब तो नहीं होगी, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह संप्रदाय में कैदी की तरह था, उसके शरीर में जानलेवा जहर था और अब संभावना थी कि उसने किसी तरह संप्रदाय के गुरु को नाराज कर दिया हो। उसका पालतू जानवर भी गायब था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ईर्ष्या करने की क्या बात है। हालांकि उसने उससे कुछ नहीं बताया। हाँ, मैंने सुना है कि म्यू योगदान अंक एकत्र कर रहा था ताकि वह एक दिन ये कौशल प्राप्त कर सके। उसे यह पता ना चलने दे कि आपके पास ये कौशल है। वह नाराज हो सकता है और लड़ाई की तलाश में आ सकता है, उसने आगे कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, फिर भी चेतावनी के लिए धन्यवाद, मैं अब विदा लेता हूँ, उसने कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और कौशल हॉल से बाहर चला गया। उसने वह सब कुछ कर लिया था जो उसे करना था। उसने अपने सभी योगदान अन भी खर्च कर दिए थे। अब केवल एक ही काम बचा था, लेंग जिंग से बात करना। अगर वह बाहर जाना चाहता था तो उसे लेंग जिंग की गोलियों की जरूरत थी जो 7 दिनों तक जहर को दबा देती थी। इस मिशन की अधिकतम अवधि 6 महीने है, इसलिए मुझे 26 गोलियां मिल जाएंगी। वह जाते हुए बुदा आया। वह अपने आंगन की ओर चला गया और उसने लेंग जिंग द्वारा दिया गया ट्रांसमिशन तावीज निकाला। उसने उसे एक संदेश भेजा और कहा कि उसे उससे मिलना है। उसे लेंग जिंग से यह संदेश भी मिला कि वह अपने पंख वाले शेर को दक्ष के आंगन में भेजेगा। पंख वाला शेर उसे उसके घर तक पहुंचा देगा। दक्ष अपने
आंगन में गया और पंख वाले शेर के वहां आने का इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद पंख वाला शेर जूचन के आंगन के सामने उतरा। दक्ष पंख वाले शेर के ऊपर चढ़ गया और पंख वाला शेर आसमान में उड़ने लगा। पंख वाला शेर इतनी तेजी से उड़ रहा था, दक्ष को अपनी त्वचा पर तेज हवा का एहसास हो रहा था। हवा से उसके लंबे बाल भी प्रभावित हो रहे थे। दक्ष दूर से देख सकता था और समझ सकता था कि यह संप्रदाय वास्तव में कितना बड़ा था। उसने जो देखा वह उसका एक छोटा सा हिस्सा था। वह अभी दृश्य का आनंद लेना शुरू ही कर रहा था कि पंखों वाला शेर जमीन पर आ गिरा। वह एक सामान्य से दिखने वाले प्रांगण के सामने रुक गई। वह यही रहता है, दक्ष ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा। उसने मान लिया था कि लैंग जिन किसी महल जैसी जगह में रह रहा होगा, लेकिन यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। ये बस एक सामान्य सा दिखने वाला आंगन था जो देखने में वैसा ही था जिसमें दक्ष रह रहा था। क्या उसे कोई बेहतर जगह नहीं दी गई या वह इतना ही विनम्र है? पंख वाले शेर से उतरते समय उसने सोचा। वह आंगन की ओर चलने लगा और वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला है, आप अंदर आ सकते हैं, अंदर से आवाज आई। दक्ष ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर प्रवेश किया और देखा कि लैंग जिन वहां बैठकर किताब पढ़ रहा था। क्या आपके पास कोई नौकर नहीं है? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे नौकर की क्या जरूरत है? लैंग जिन ने सहजता से जवाब दिया। दरवाजा खोलने या सामान संभालने? दक्ष ने कहा, किसी को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप किस बारे में बात करना चाहते थे? लैंग जिन ने पूछा। मैं संप्रदाय छोड़ना चाहता हूं, दक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा। हा। लैंग जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर से हंसने लगा और उसने दक्ष को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। काफी देर बाद लैंग जिन ने हंसना बंद कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पिकनिक पर हो? जब तुम्हारा मन करे तब तुम यहाँ से जा सकते हो, उसने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। मैं हमेशा के लिए जाने के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक मिशन पर बाहर जाना चाहता हूँ और कुछ बाहरी अनुभव प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं अंदर रहकर साधना करने से थक गया हूँ। ये 6 महीने का लंबा मिशन है, इसलिए मैं उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। दक्ष ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम पूरा किए बिना नहीं भागू। मैं तुम्हारे जहर से मरना नहीं चाहता, उसने आगे कहा। लांग चेन को देखते ही लांग जिन गहरी सोच में पड़ गया। आपने जो मिशन चुना है उसका स्तर क्या है? उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। स्तर 3 मिशन, लमचेन ने जवाब दिया। स्तर 3? हाँ, यह आपके लिए जीवन धमकाने वाला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिस चीज के लिए मुझे आपकी जरूरत है वह 6 महीने में नहीं होगी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको जाने की अनुमति दे सकता हूं। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 6 महीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें 5 महीने में वापस चाहता हूं। इसके अलावा तुम्हें जाने से पहले एक स्वर्ग शपथ लेनी होगी, उसने आगे कहा। स्वर्गीय शपथ? दक्ष ने भौं सिकुड़ागढ़े। यह एक कलाकृति है जो मुझे एक पुराने खंडहर से मिली है। मुझे नहीं पता कि यह किस ग्रेड की है, लेकिन मुझे इसका उपयोग पता है। जब आप इसे अपने हाथ में पकड़ते हैं और शपथ लेते हैं तो वह शपथ बाध्यकारी हो जाती है। यदि आप अपनी शपथ तोड़ते हैं तो आप एक पल में क्रूरता से मर जाएंगे। लैंग जिन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, आप मुझसे क्या शपथ लेना चाहते हैं? दक्ष ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुमसे कुछ सरल शपथ लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम हमारे संप्रदाय के स्थान के बारे में किसी को नहीं बताओगे। दूसरे, जब तुम बाहर हो तो तुम अपने किसी परिचित से संपर्क नहीं करो या उससे नहीं मिलोगे। इसके अलावा तुम अपने या मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। लैंग जिन ने कहा, ठीक है। दक्ष ने सहमति जताई। लैंग जिन ने डिस्क जैसी कलाकृति दक्ष को दे दी, जिसने उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। मैं दक्ष शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं संप्रदाय के बाहर हूँ मैं अपने किसी भी परिचित से नहीं मिलूंगा या बात नहीं करूंगा। मैं डार्क सोल संप्रदाय के स्थान का खुलासा नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे या अपने बारे में बात नहीं करूंगा। दक्ष ने लैंग जिन को देखते हुए कहा। छोटी कलाकृति चमकने लगी और कुछ ही क्षणों बाद सामान्य हो गई। यह बेहतर है, अब इसे मुझे वापस दे दो, लैंग जिजिंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। दक्ष ने डिस्क लैंग जिन को वापस दे दी। लैंग जिन ने अपनी भंडारण अंगूठी से कुछ गोलियां निकाली और उन्हें दक्ष को दे दी। यह 22 गोलियां हैं, ये तुम्हारे लिए 5 महीने तक चलेंगी। तुम्हें उससे पहले वापस आना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पहले से ही पता है। यह नक्शा भी ले लो, यह इस क्षेत्र का नक्शा है। लैंग जिन ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, यदि आप केवल इसी विषय पर बात करना चाहते थे तो आप अब जा सकते हैं। मेरा पंख वाला शेर आपको संप्रदाय के बाहर ले जाएगा, आपको अपनी आगे की यात्रा स्वयं संभाल होगी। उन्होंने आगे कहा, हाँ मेरा काम हो गया। दक्ष पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। वह पंख वाले सिंह पर चढ़ गया जो उसे संप्रदाय के मुख्य द्वार तक ले गया। दक्ष पंख वाले शेर से नीचे उतरा और संप्रदाय के बाहर चला गया। पहरेदार ने उसे देखा और आमतौर पर वे पूछते कि क्या उसे जाने की अनुमति है, लेकिन उन्होंने पंखों वाले शेर और उससे भी ज्यादा डराने वाली चीज को देखा। काले 4 तारा शिष्य के बैज ने उन्हें उसके पास आने की हिम्मत भी नहीं करने दी। दक्ष काफी दूर तक चला और जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने अपने सन डिस्ट्रॉय कंडोर को बुलाया। उसके भंडारण वलय से
एक सुंदर सफेद कोंडोरम ने दक्ष को देखा। वह उत्साह से उड़ने लगा। अरे छोटे दोस्त, लगता है तुम काफी अच्छे हो, मुझे भी तुम्हें देखकर खुश हुई। खैर, हमें ये जगह छोड़नी होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सन डिस्ट्रॉय कंडोर दक्ष के पास उतरा। दक्ष ने देखा कि सन डिस्ट्रॉय कंडोर पर उसके विकास के बाद से कुछ अजीब नीले रंग के पैटर्न थे, लेकिन उसने कोई और बदलाव नहीं देखा। दक्ष आगे बढ़ा और सफेद सूर्य विध्वंसक कोनों के ऊपर चढ़ गया और उसे उड़ने का आदेश दिया। सूर्य को नष्ट करने वाला कोनो आसमान में बहुत ऊपर उठ गया और लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा। ये सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोरम थी। वह अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता था। उसकी गति भी बहुत कम नहीं थी। दक्ष ने रास्ते में नक्शा देखा था और उसे अंदाजा था कि डिमेंशिया का साम्राज्य कहाँ है। उससे ये भी पता चला कि उसके और डिमेंशिया के साम्राज्य के बीच एक पर्वत श्रृंखला थी। दक्ष ने निर्णय लिया था कि वह उस पर्वत श्रृंखला में रुकेगा और किसी गुफा या किसी अन्य स्थान की तलाश करेगा जहां वह अंधकार के नियम को समझ सकेगा। उन्हें उम्मीद थी कि वह 7 दिनों में कानून को समझने में सक्षम हो जाएंगे और फिर डार्क सोल संप्रदाय में प्राप्त 2 कौशल सीख लेंगे। केवल उन 2 कौशलों को सीखने के बाद ही वह डिमेंशिया के राज्य के लिए रवाना होगा। वह मिशन के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। दक्ष को अपनी गुप्त क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और उसे यकीन था कि वह राजा की नाक के नीचे से चोरी करने में सक्षम होगा, भले ही उसके पास केवल कुछ दिन ही क्यों ना हो। सूर्य विध्वंसक कोंडोर अपनी सर्वोत्तम गति से उड़ता रहा जबकि दक्ष उसके ऊपर बैठ गया और उसने अपनी साधना शुरू कर दी, क्योंकि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जब दक्ष संप्रदाय से दूर उड़ रहा था, डार्क सोल संप्रदाय की संप्रदाय गुरु अपनी निजी शिष्य को देख रही थी जो उसके सामने एक मूर्ख की तरह लेटा हुआ था। उसकी मार्शल आत्मा चली गई है, लेकिन मैं उसे ठीक करने में मदद कर सकती हूँ। हमें उसकी मार्शल आत्मा को ठीक करने के लिए अपने संप्रदाय के सबसे पुराने पैतृक खजाने का उपयोग करने की आवश्यकता है। संप्रदाय मास्टर ने म्यू को देखते हुए कहा, तुम उस पर स्वर्गीय मूल कमल का उपयोग करना चाहते हो? तुम नहीं कर सकते। ये हमारे संप्रदाय का सबसे पुराना खजाना और हमारा सबसे मजबूत हथियार है। इसके कई चमत्कारी उपयोग हो सकते हैं, लेकिन यह एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। यदि तुम इसका उपयोग उसकी मार्शल आत्मा को ठीक करने जैसी छोटी सी चीज के लिए करते हो तो यह एक बड़ी बर्बादी होगी। ग्रैंड एल्डर चू ने जोर दिया, एक खजाना मेरे शिष्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इसका और क्या उपयोग है? एक विनाशकारी हथियार के रूप में हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे मजबूत साधक हैं और उससे भी अधिक खजाने हैं। यदि हम स्वर्गीय मूल कमल का उपयोग करते हैं तो हम नष्ट नहीं होंगे, संप्रदाय के गुरु ने कहा। उन्होंने आगे कहा, ये काफी समय से खजाने में पड़ा हुआ है, कम से कम अब हमें इसका उपयोग तो मिलेगा। ये क्या आप इसके बारे में निश्चित है? ग्रैंड एल्डर चू ने अपने चेहरे पर अनिश्चितता भरी नजर के साथ कहा, हाँ, चिंता मत करो बड़े बुजुर्ग, मेरे द्वारा इस चीज का उपयोग करने से हमारे संप्रदाय को नुकसान नहीं होगा, हमारे संप्रदाय को केवल लाभ ही होगा। म्यू की प्रतिभा तभी बढ़ेगी जब वह स्वर्गीय मूल कमल का उपयोग करके अपनी आत्मा को ठीक कर लेगा। ये हमारे संप्रदाय के भविष्य के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, संप्रदाय के गुरु ने कहा। अगर तुम ऐसा कहते हो, वैसे उस बच्चे दक्ष का क्या? तुम उसके बारे में क्या करना चाहते हो? बड़े बुजुर्ग चू ने पूछा। मैं उसे मारना चाहती हूँ। मैं उसकी आत्मा को नहीं करना चाहती थी और उसे जलते हुए नहीं देखना चाहती थी। संप्रदाय गुरु ने अपनी मुठिया कसकर भींच हुए जवाब दिया। बड़े बुजुर्ग चू बस चुपचाप उसे देख रहे थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह लड़का अब एक दानव रैंकर है। अगर मैं बदला लेने जैसे तुच्छ कारणों से उसे मार देती हूँ तो सभी बुजुर्ग और महापुरुष मेरे खिलाफ हो जाएंगे। हम उसे गुप्त रूप से भी नहीं मार सकते, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि मुझ पर शक ना करे। मैं नहीं चाहती कि हमारा संप्रदाय गृहयुद्ध से गुजरे, उसने आगे कहा। तो हम उस लड़के को आजाद कर देंगे? बड़े बुजुर्ग चू ने पूछा। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन म्यू कर सकता है। बस उसे एक बार ठीक होने दो। वह पुराना म्यू नहीं रहेगा, वह खुद ही बदला लेगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। डिमेंशिया का साम्राज्य डार्क सोल संप्रदाय से काफी दूर था, जबकि उन्हें उत्तरी चंद्र साम्राज्य तक पहुंचने के लिए एक पंख वाले शेर पर 3 दिन की यात्रा करनी पड़ी। उन्हें डिमेंशिया के साम्राज्य तक पहुंचने में 8 दिन लगे होंगे। सबसे बुरी बात यह थी कि नक्शे के अनुसार उत्तरी चंद्र साम्राज्य डार्क सोल संप्रदाय के दक्षिण में था, जबकि डिमेंशिया का साम्राज्य उत्तर में था। ये बहुत अच्छा होता अगर यह बेवकूफ डिमेंशिया भी दक्षिण में होता। कम से कम मैं मिंगू और झिक को देख पाता, वे इस समय ब्लेजिंग साम्राज्य में होंगे। दक्ष ने मिंगू और झकी के बारे में सोचते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वे यह नहीं सोचेंगे कि मैं मर गया हूं। मिंगू को पता होना चाहिए कि मैं नहीं मरूंगा। जब उसने मुझसे कहा कि मैं ही उसका भाग्य हूं तो वह बहुत आश्वस्त दिख रही थी। मुझे उम्मीद है कि उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा होगा। मैं जल्द ही आप लोगों के पास वापस आऊंगा। दक्ष ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन, उसने धीरे से कहा। हाँ, उसने कहा और वह उसके पीछे आ गई। दक्ष ने पीछे मुड़कर उसका सामना किया। मुझे क्या लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा? अब तक की यात्रा को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि इसका परिणाम अंततः मेरी मृत्यु ही होगा। दक्ष ने मजा किया अंदाज में कहा। लेकिन
जून के हाव भाव गंभीर हो गए जैसे कि उसे उसकी बात पसंद नहीं आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह मजाक की बात है? उसने दक्ष से पूछा। मुझे खेद है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। बात यह है कि मैं वास्तव में अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। अब मेरी ओर देखो, मुझे जहर दिया गया है और मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ और लैंग जिन को भी किसी काम के लिए मेरी जरूरत है। दक्ष ने कहा, चूंकि वह खुद ऐसा नहीं कर सकता इसलिए ये खतरनाक हो सकता है। फिर भविष्य में मुझे भूत मंदिर के खिलाफ लड़ना होगा। कभी कभी मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि अगर मैं लंग सू को मारने के बाद माँ और दादाजी के साथ घर पर रहता तो मेरा जीवन कैसा होता। उसने कहा, क्या ये ताकत वाकई इसके लायक है? लगातार हत्या करना या अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना? इसके लिए खेद है, मैं कभी कभी फालतू बात सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम्हें शक्ति और अपने सच्चे प्यार के जीवन के बीच चुनाव करने को कहा जाए तो तुम क्या चुनोगे? जुन ने दक्ष से पूछा। बेशक मैं प्यार चुनूंगा, ने जवाब दिया। और यदि आपको शक्ति और अपने परिवार के जीवन के बीच चुनाव करने को कहा जाए तो क्या होगा? उसने फिर पूछा। मैं परिवार को चुनूंगा। सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे जैसा ही जवाब चुनेंगे, लेकिन फिर भी हर कोई अपने परिवार को पीछे छोड़कर ताकत की तलाश में भागता है। क्या तुम जानते हो क्यों? उसने पूछा। क्यों? क्योंकि उन्हें सुरक्षा के लिए ताकत की जरूरत होती है, दक्ष ने जवाब दिया। यह एक कारण है, लेकिन एक और कारण भी है, ये कमजोरी की भावना है। सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियां भी महसूस करती हैं कि वे कमजोर हैं। वे लगातार ताकत के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वे कभी संतुष्ट नहीं होते। वे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। अधिकांश लोग असफल होते हैं, लेकिन कुछ विरले ही सफल भी होते हैं। और जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां और भी बड़े पहाड़ हैं। यही बात बार बार जारी रहती है। झुन ने कहा, इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी शासक है और कमजोर लोगों की कोई आवाज नहीं है। उनका अपने भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई भी कमजोर नहीं होना चाहता, वे सभी अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए वे ताकत के पीछे भागते हैं। कुछ लोग इसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं जबकि अन्य कोशिश करते हुए मर जाते हैं। उन्होंने अपनी बात समाप्त की। और यह केवल एक सामान्य व्यक्ति के लिए है, उनके पास एक विकल्प है। दूसरी ओर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप पहले ही भाग्य के दायरे से बाहर निकल चुके हैं। आप कहीं भी शांति से नहीं रह सकते। यदि आप मजबूत नहीं हुए तो आप मर जाएंगे, भले ही आप एक छोटे से गांव में छिप जाएं। मुसीबत आपको ढूंढ ही लेगी, तब आप अकेले नहीं हारेंगे, आपका परिवार भी दुखी होगा। उसने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे कैसे डराना है। खैर, मैं यहीं रुकने वाला नहीं था, मैं साधना के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं, तभी मैं चिंता मुक्त जीवन जी सकता हूं। उसने कहा, खैर चलो विषय बदलते हैं, बहुत अंधेरा हो रहा है और हमें अभी भी एक लंबी यात्रा करनी है। मुझे बता, अगर हम तुम्हें एक असली शरीर दिलाने में कामयाब हो गए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? दक्ष ने विषय बदलते हुए पूछा। पहली बात, मैं तुम्हें दौड़ बढ़ेगी। अरे खुश चेहरा मत बनाओ, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी, मैं ये चखना चाहती हूँ कि खाने का स्वाद कैसा है। दक्षिण जब भी स्वादिष्ट चीजें खाता था तो मुझे हमेशा जलन होती थी, काश मैं भी उन्हें चख पाती, इसलिए सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी। उसने कहा, हाँ 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 कहना पड़ेगा, मुझे इस उत्तर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। खैर, एक और सवाल, यदि आप इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकते तो आप अपने वास्तविक शरीर को कैसा देखना चाहेंगे? उन्होंने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। हाँ हाँ, यह आसान है, मैं खुद को लंबा बनाऊंगी, कम से कम तुम्हारे जितना लंबा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैं इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे इसका लुक काफी पसंद है। उसने जवाब दिया, आपके छोटे जैद खरगोशों के बारे में, क्या आप उन्हें भी वैसा ही रखेंगे? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति होगी, वे जैसे हैं मुझे वे वैसे ही पसंद है, दक्ष ने कहा और उसने अपनी नजरें नीची कर ली। तुम एक मिनट के लिए बेशर्मी करना बंद नहीं कर सकते? जून ने दक्ष को डांटा और उसने अपने हाथ उसकी सीना पर लपेट लिए। मैं बस ईमानदारी से कह रहा हूं, मुझे भी पसंद है, इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? दक्ष ने उसे चिढ़ाना जारी रखा। जून इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और गायब हो गई। गायब होने से पहले वह दक्ष को बेवकूफ कहना नहीं भूली, जब तुम शर्मीली होती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा रहा। वह सन डिस्ट्रॉय कंडोर की पीठ पर लेट गया और एक छोटी पुस्तिका निकाली। चूंकि वह खाली था इसलिए उसने उस समय का उपयोग उस कौशल के बारे में पढ़ने में करने का फैसला किया जो उसे अभी अभी मिला था। इस कौशल को आध्यात्मिक ब्लेड कहा जाता था, लेकिन वास्तव में इसका आध्यात्मिक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं था। इस कौशल का उपयोग करके साधक अपनी क्यूई से कोई भी हथियार बना सकता था। हथियार का निर्माण कठिन था क्योंकि इसके लिए क्यूई पर अत्यधिक नियंत्रण की आवश्यकता थी। सभी हथियारों का विरोध करने के लिए एक ब्लेड क्यूई सर्वोच्च है और क्यूई से ऊपर कुछ भी नहीं है। कलाकृतियां स्वयं कुछ और नहीं बल्कि क्यूई को संग्रहित और उपयोग करने वाली चीजें हैं। क्यूई में महारत हासिल करके कोई भी हथियार के मालिक के बिना सभी हथियारों का विरोध कर सकता है। जूमिंग ने कौशल के पहले पृष्ठ को पढ़ा। दिलचस्प बात है, जहां तक मैं समझ
समझ सकता हूँ ये कौशल उससे अलग लगता है जो चुमियाओ ने मुझे बताया था। मुझे लगता है कि वह खुद भी इसके बारे में सब कुछ नहीं जानती होगी क्योंकि उससे यह कौशल नहीं मिला था। दक्ष ने खुद से कहा, ये कौशल ऐसा नहीं है जिससे केवल हथियार बनाए जा सके, ये हमें अपनी क्यूई को नियंत्रित करना सिखाता है ताकि हम अपनी क्यूई को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। क्यूई से तलवार और ब्लेड बनाना इसका एक हिस्सा मात्र है। एक बार जब मैं इसमें महारत हासिल कर लूंगा तो मैं अपनी क्यूई का उपयोग कई और चीजों के लिए कर पाऊंगा। मैं इसे एक ढल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकता हूं और यह एक गोल्ड ग्रेड तलवार के रूप में भी काम करेगा क्योंकि मैं पृथ्वी क्षेत्र में हूं। दक्ष ने बड़बड़ाया अपने चेहरे पर प्रसन्नता के भाव के साथ। दक्ष ने कौशल पुस्तक का अगला पृष्ठ पढ़ना शुरू किया। इसमें बताया गया था कि किसी को अपने क्यूई पर नियंत्रण कैसे सुधार चाहिए। अगले पृष्ठ पर बताया गया था कि शरीर के अंदर क्यूई का प्रवाह कैसा होना चाहिए। इसमें विभिन्न हथियार बनाने और उन पर नियंत्रण खोए बिना उन्हें बाहर बनाए रखने के बारे में भी बात की गई। दक्ष पहले से ही कल्पना कर सकता था कि वह क्यूई से बना धनुष इस्तेमाल कर रहा है और क्यूई से बना तीर चला रहा है। वह खुद को दरांती ब्लेड, तलवार और ढल का इस्तेमाल करते हुए भी देख सकता था। ये कौशल वास्तविक जीवन की लड़ाई में बहुत उपयोगी था। इसका एकमात्र नुकसान ये था कि क्यूई द्वारा बनाया गया हथियार उसकी वास्तविक साधना से एक क्षेत्र कम होगा। ये बुरा हो सकता है अगर उसके प्रतिद्वंद्वी के पास उच्च ग्रेड की कलाकृति हो। दक्ष दिन में उड़ान भरता था और रात में डेरा डालता था क्योंकि उसे अपने सूर्य विध्वंसक कोडोर को आराम देने की भी जरूरत थी। सुबह सुबह उसने फिर अपनी यात्रा जारी रखी। यही प्रक्रिया या 4 दिन तक चलती रही। उसके बाद वह एक लंबी पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। वह उस जगह पर 10 से ज्यादा पहाड़ देख सकता था। पहाड़ों की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी जबकि पहाड़ों के निचले हिस्से में हरियाली थी जिससे वे देखने में अजीब लेकिन खूबसूरत लग रहे थे। दक्ष नहीं चाहता था कि कोई भी उसे समझने के दौरान परेशान करे, इसलिए उसने एक ऐसा पहाड़ चुना जो बीच में था क्योंकि बहुत से लोग अपने उड़ने वाले जानवरों के बिना यहाँ नहीं आ सकते थे। ये जगह ज्यादा सुरक्षित थी। वह पर्वत की चोटी पर नहीं उतरा क्योंकि वहां ठंड थी, नहीं वह पर्वत की तलहटी में उतरा, वह कहीं बीच में उतरा। उसे यकीन था कि पहाड़ में कुछ गुफाएं जरूर होंगी लेकिन उसके पास उन्हें खोजने का समय नहीं था। उसने बस एक गुफा खुद बनाने का फैसला किया। दक्ष ने अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी से बाहर निकाला और संत तलवार के 7 रूपों से प्रहार करना शुरू कर दिया। आधे घंटे की मेहनत के बाद वह 400 मीटर लंबी गुफा बनाने में कामयाब हो गया। उसने गुफा के मुंह को पत्थरों से ढक दिया और खुद को अंदर बंद कर लिया ताकि कोई और अंदर ना जा सके। द्वार बंद करने के बाद गुफा में अंधेरा हो गया था लेकिन दक्ष को गुफा में आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में गया और वहीं बैठ गया। अब सब कुछ तैयार है, अब छला लगाने का समय आ गया है। मुझे बस उम्मीद है कि जहर से मरने से पहले मैं सफल हो जाऊंगा। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वह अपने भंडारण रिंग से अंधकार के नियम का गोला बाहर ले आया। जैसे ही अंधकार का गोला बाहर आया गुफा और भी अधिक अंधकार में हो गई। असंभव अंधकार फिर प्रकट हुआ और उसने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। दक्ष उस गोले को देख भी नहीं पाया। असल में उसने कभी भी अंधेरे के गोले को नहीं देखा था क्योंकि जब भी वह गोला बाहर होता था तो उसे हर जगह सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता था। चूंकि वह कुछ भी नहीं देख सकता था इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लो ओब को अपने सामने रख लिया। उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया और विधि आर्प के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठ गए तथा अपना हाथ आर्प पर रख दिया। दक्ष ने 10 मिनट से ज्यादा समय तक इसी तरह इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह खुद को भौचक्का किए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। जुन ये काम क्यों नहीं कर रहा है, उसने पूछा क्योंकि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। जुन, दक्ष ने दोहराया क्योंकि उसे पहली बार कोई जवाब नहीं मिला था। उसने उसके जवाब के लिए 5 मिनट तक इंतजार किया लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। क्या कुछ गड़बड़ है, उसने खड़े होते हुए कहा। भाग्य से वह कुछ भी सुन नहीं सका। उसने ओब को वापस अपने भंडारण रिंग में रखने का निर्णय लिया लेकिन ओब वहां नहीं था। क्या फालतू बात है, उसने देते हुए इधर उधर देखना शुरू किया लेकिन उसे वह नहीं मिला। उसने एक और भी चौंकाने वाली बात देखी, वह ये थी कि चाहे वह ओब की तलाश में कितनी भी देर तक चला वह कभी भी दीवार के पास नहीं पहुंच पाया। वास्तव में उसे ये भी यकीन नहीं था कि दीवार अब भी है या नहीं। वह अपनी धारणा को परखने के लिए सीधी दिशा में चला। वह 20 मिनट तक सीधा चलता रहा लेकिन उसे कोई बाधा नहीं आई। मुझे लगता है कि मेरी धारणा सही है, मैं अंधकार की परीक्षा में हूँ, मुझे इसे समझने की आवश्यकता है, तभी मैं जा सकता हूँ। उसने बुदबुदा आया, लेकिन मैं इसे कैसे समझ सकता हूँ? यह इल्यूजन ऑफ के परीक्षण से अलग है और स्पेस ऑफ परीक्षण के अधिक समान है। मैं वहाँ खाली जगह में रह गया था और अब मैं शुद्ध अंधकार में रह गया हूँ। उसने बुदबुदाया, मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे समानताएं की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वे दोनों सर्वोच्च कानून है। उन्होंने जमीन पर बैठते हुए कहा। वह वहीं बैठा रहा और अंधेरे को देखता रहा। मेरे पास केवल 7 दिन है, क्या मैं वास्तव में इसे समझ सकता हूँ? वह 1 सेकंड के लिए भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सका क्योंकि वह
बीतते समय के बारे में सोच रहा था। समय सीमा के कारण उसका ध्यान भटक रहा था। वह अपनी समझ को तेजी से बढ़ाना चाहता था और यही चिंता उसकी सबसे बड़ी बाधा बन रही थी। ऐसे ही एक दिन बीत गया और वह चिंता के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 6 दिन बचे थे और उसके बेकार के विचार बढ़ते ही जा रहे थे। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सका और जमीन पर लेट गया तथा आकाश की ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई आकाश नहीं था, केवल अंधकार था। एक और दिन बीत गया और वह बस अंधेरे को देखता रहा। अंधेरा बहुत दर्दनाक है, ये बहुत खाली है, ये पीड़ादायक है। मुझे कभी नहीं पता था कि यह इतना डरावना हो सकता है, दक्ष ने खुद से कहा। इतने समय के बाद वह अंधेरे में इतना डूब गया था कि उसे अंधेरे की असली पीड़ा का एहसास हो गया था। इस अंधेरी जगह में यह उसका सिर्फ दूसरा दिन था और उसे अंधेरे की पीड़ा का एहसास हो गया था। लगता है तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो। पास से एक आवाज आई। क्या है? क्या कोई आस पास है? दक्ष ने खड़े होते हुए पूछा। उसने बार बार पूछा लेकिन उसे फिर से वह आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बजाय उसने पाया कि उसके चारों ओर का स्थान बदल गया था। उसने स्वयं को एक अलग स्थान पर पाया। अभी भी अंधेरा था लेकिन वह अंधेरे के बीच कुछ सितारों को आकार लेते हुए देख सकता था। एक पल के बाद सितारों की चमक चली गई और वे मर गए। जो कुछ बचा वह अंधेरा था। कई चीजें अस्तित्व में आए लेकिन अंधेरा वास्तव में कभी नहीं गया, ये हमेशा वहां था। प्रकाश मर सकता है, जीवन मर सकता है, दुनिया मर सकती है, लेकिन अंधकार सचमुच अमर है। दक्ष ने बार बार सृजन और विनाश की प्रक्रिया को देखते हुए कहा। वह पहले ही भूल चुका था कि उसने इस अंधेरी दुनिया में कितना समय बिताया था। असल में वह अंधेरे में इतना डूबा हुआ था कि वह अपनी मूल प्रेरणा को पूरी तरह से भूल गया था। वह बस अंधेरे के असीम रहस्यों को सही मायने में समझना चाहता था। दक्ष ने खुद को एक बार फिर अलग जगह पर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी छोटे से गांव में था। रात का समय था लेकिन वह सब कुछ देख पा रहा था। वह 2 युवा लड़कों के सामने खड़ा था लेकिन जाहिर है वे उसे देखने नहीं पा रहे थे। दोनों की उम्र 20-21 साल लग रही थी। दोनों लड़कों में से एक की आंखों में आंसू थे। तुम क्यों रो रहे हो? एक लड़के ने दूसरे से पूछा। लड़के ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ वेश्यालय नहीं आ सकता। क्यों? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर नहीं है तो अपने पिता से कुछ चुरा लो। उसके दोस्त ने जवाब दिया, मैं अपने पिता से कुछ पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कुछ सोने के सिक्कों के लिए उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। मैं उनसे नफरत करता हूँ। लड़के ने कहा, चेह मुझे तुम पर दया आती है। तुम्हारा पिता वाकई बहुत बेवकूफ है। उसके पास बहुत पैसा है। क्या वह अपने बेटे को उसकी जिंदगी का मजा लेने नहीं दे सकता? सौभाग्य से मेरे पिता ऐसे नहीं है। वह मुझे जो करना है करने देते हैं। मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी का असली मजा तभी ले पाओगे जब तुम्हारा बूढ़ा पिता मर जाएगा। उसके दोस्त ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, वह मर गया? ठीक है, अगर वह बूढ़ा आदमी मर गया होता तो मुझे परिवार का पैसा मिल जाता और मैं अपने जीवन का भरपूर आनंद ले पाता। मैं खुद उस बूढ़े आदमी के मरने का इंतजार नहीं कर सकता। लड़के ने मुट्ठी भींचे हुए कहा। कुछ और बातें कहने के बाद वह वहां से चला गया। दक्ष को लगा जैसे उसे कुछ देखने के लिए ओब द्वारा यहाँ भेजा गया है। वह लड़के का पीछा करने लगा क्योंकि लड़का सबसे संदिग्ध लग रहा था। दक्ष उसका पीछा करते हुए उसके घर में घुस गया। घर काफी अच्छा लग रहा था लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने घर में कोई नौकर भी नहीं देखा। लड़का अपने बेडरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने नहीं देखा लेकिन दक्ष भी उसके कमरे के अंदर था। लड़का बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष काफी उब रहा था क्योंकि उसने लड़के को बिस्तर पर लेटे रहने के अलावा कुछ भी करते नहीं देखा था। 2 घंटे बाद लड़का उठकर कमरे से बाहर चला गया। वह रसोई घर में गया और एक चाकू उठाया। वह पैसों के लिए अपने ही पिता को मार देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे वेश्यालय जाने की अनुमति नहीं थी। दुनिया वाकई एक बेवकूफी भरी जगह है। दक्ष ने लड़के की हर हरकत को देखते हुए बड़बड़ाया। वह अपने पिता के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसके पिता अभी भी शांति से सो रहे थे। लड़का अपने पिता के पास खड़ा था और उसने चाकू उठाया और अपने पिता की सीना में घोंप दिया। उसके पिता ने दर्द से चीखने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया और उसे चीखने नहीं दिया। उसके पिता की मृत्यु अपने बेटे की निर्दयी आंखों को देखते हुए हो गई। दक्ष बस सब कुछ देखता रहा। उसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। कमरे में एक खिड़की भी थी और दक्ष ने देखा कि कोई खिड़की से अंदर देख रहा है। वह ये नहीं देख सका कि वह कौन था क्योंकि वह व्यक्ति उसके स्पष्ट रूप से देखने से पहले ही चला गया था। तुमने मुझे कुछ सोने के सिक्कों के लिए हराया था, है ना? अब मैं तुम्हारा पैसा वेश्यालय पर खर्च करूंगा और तुम नरक से बस ये सब देख सकते हो। लड़के ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। कुछ लोग माता पिता के लिए रोते हैं जबकि तुमने अपने ही माता पिता को मार डाला। दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। वह ये सब देखना नहीं चाहता था लेकिन तभी उसने दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनी। आवाज सुनते ही लड़का घबरा गया। वह अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाना चाहता था लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता दरवाजा टूट गया और 20 से ज्यादा लोग घर में घुस आए। उन सब ने देखा कि लड़का अपने पिता के शव के पास हाथ में चाकू लिए खड़ा था। देखा पापा, मैंने तुमसे कहा था कि वह अपने पिता को मार सकता है। कुछ घंटे पहले जब मैं उससे मिला था तब वह इसी बारे में बात कर
रहा था, मैंने तुम्हें बताया और हमने गांव वालों को भी बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक व्यक्ति भीड़ के बीच से गुजरा और सामने आया और उसने लड़के की ओर इशारा किया। ये कोई और नहीं बल्कि दूसरा व्यक्ति था जिससे दक्ष ने इस लड़के को बात करते देखा था। कहना पड़ेगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक बेटा जो अपने पिता को धोखा देता है और एक दोस्त जो अपने दोस्त को फंसा है और फिर धोखा देता है। हालांकि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन लोगों के अंदर का अंधेरा भी रावना होता है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। वह एक अलग स्थान पर दिखाई दिया। वह वापस अंधेरे स्थान में आ गया था, लेकिन उसके सामने एक पर्दा था। उस स्क्रीन पर उसने 4 लोगों को भागते हुए देखा। उनमें से एक 20 साल का नौजवान लग रहा था, दूसरा 30 साल का आदमी लग रहा था जिसने खूबसूरत सुनहरा कवच पहना हुआ था, एक लड़का जो साल का लग रहा था और एक युवती जो 3040 साल की लग रही थी। वे जल्दी जल्दी भागते हुए महल बाहर निकले। जैसे ही वे बहने या पुरने वानन पारा, इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते, एक आदमी जानवर के पीछे आ गया। दक्ष उस आदमी को देखकर हैरान रह गया। वहां न होने के बावजूद वह उसकी आभा को महसूस कर सकता था। वह आदमी 40 साल का लग रहा था, लेकिन दक्ष को लगा कि इतनी ताकत के लिए वह बूढ़ा होना चाहिए। वह व्यक्ति जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था, उसने उस व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन वह तुरंत पराजित हो गया और पीछे हट गया। छोटा लड़का 5 साल के बच्चे को गोद में लेकर उसके पास दौड़ा। दक्ष को लगा कि 20 साल का वह लड़का ही उस बच्चे का पिता है। 20 साल के लड़के ने एक अजीब क्रिस्टल आगे फेंका और कुछ दूरी पर एक स्थानिक द्वार खोल गया। उसने बच्चे से कहा कि वह वहां जाए, जबकि उसने दूसरे घायल व्यक्ति को अपने साथ लाने का फैसला किया। दक्ष उनकी ज्यादातर बातचीत नहीं सुन पाया, उसने सिर्फ कुछ मुख्य वाक्य ही सुने। उसने 40 साल के उस आदमी को उन दोनों और उसके बच्चे को मारने की बात करते हुए सुना। जब आपके पास ताकत नहीं होती तो यही होता है, आप अपने परिवार को भी नहीं बचा सकते, दक्ष ने निराशा में कहा जब उसने उस आदमी को अपनी ओर आते देखा। क्या फालतू बात है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। जब उसने आसमान में बादल छाते और बिजली चमकती देखी, ऐसा लग रहा था जैसे मौसम अचानक बहुत खराब हो गया हो। उसने ने देखा कि 20 साल के लड़के की आंखों का रंग बदल गया था, वे पूरी तरह से सफेद हो गई थी। दक्ष को एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह पहली बार था जब उसने एक ऐसी आभा महसूस की जो दक्ष सेन की आभा से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी देवता को जागते हुए देख रहा हो। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे भी वह आभा कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका रक्त इस आभा पर प्रतिक्रिया कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रक्त उबल रहा हो। वह ये भी नहीं देख पाए कि क्या हुआ, क्योंकि पलक झपकते ही उन्होंने 40 वर्षीय व्यक्ति को जमीन पर पड़ा पाया। केवल एक 20 वर्षीय लड़का ही खड़ा था जो अपने पिछले स्वरूप से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह बहुत अधिक शक्तिशाली दिख रहा था। दक्ष ने देखा कि अचानक 40 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर कुछ तलवारें उभर आई। तलवारों ने उसके हाथ और पैरों पर वार किया। वह कौशल, वह बहुत ओपी है, दक्ष ने लड़के के कौशल को देखकर कहा। वह इस बात से खुश था कि वह आदमी हार गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वह और भी अधिक स्तब्ध हो गया। उसने देखा कि 30 वर्षीय व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने लड़के की पीठ पर चाकू घूंप दिया। जैसे ही लड़के के मुंह से रक्त निकला और वह जमीन पर गिर पड़ा, उसकी डरावनी आभा गायब हो गई। क्या फालतू बात है, तुम दोनों साथ थे, वह तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, दक्ष ने हैरानी से कहा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। वह व्यक्ति 5 साल के बच्चे को भी मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। पर्दा गायब हो गया और दक्ष ने खुद को वापस अंधेरे स्थान पर पाया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसने अभी क्या देखा। उसे थोड़ा दुख भी हुआ क्योंकि वह सोच रहा था कि आगे क्या हुआ। वह बस अंधेरे में ही लंबे समय तक रहा और उसने इस जगह के अंदर जो कुछ भी देखा उसे समझा। उसे अंधेरे और उसके डरावनेपन के बारे में बहुत कुछ पता चला। पहले वह अंधकार को अंतरिक्ष जितना शक्तिशाली नहीं मानता था, लेकिन अब उसे लगा कि ये दुनिया के लिए अधिक घातक है। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या अंधकार के बिना दुनिया बेहतर होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसे पता भी नहीं चला। दक्ष वहीं रुका रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधकार का बीज उसके मार्शल स्पेस के अंदर अस्तित्व में आना शुरू हो गया था। जैसे ही विधि बीज ने आकार लेना समाप्त किया और अपने मार्शल स्पेस में अंतरिक्ष के पौधे के पास प्रकट हुआ, उसकी आंखें खुल गई और वह अपनी अंधेरी दुनिया से बाहर आ गया। दक्ष ने खुद को वापस गुफा में पाया, लेकिन अब वहां उतना अंधेरा नहीं था। उसे गुफा में उतनी ही रोशनी दिखी जितनी हो सकती थी। उसने अपने सामने लौह के टूटे हुए टुकड़े भी देखे। उसे एहसास हुआ कि वह सफल हो गया है, लेकिन वह खुशी महसूस नहीं कर सका। कि मैं मरा नहीं हूँ तो अभी 7 दिन नहीं हुए होंगे, कितने दिन हो गए हैं, दक्ष ने अपनी दाईं ओर देखते हुए पूछा। 6 दिन हो गए हैं, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, जुन ने उसे देखते हुए पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना उदास क्यों दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए उसे जवाब दिया। वह निकास द्वार की ओर चला गया और प्रवेश द्वार से पत्थर हटाकर गुफा से बाहर निकल गया। सुबह का समय था और सूरज आसमान में चमक रहा था। पूरी पर्वत श्रृंखला रोशनी और सूरज की गर्मी से ढकी हुई थी। दक्ष ने लंबे समय तक प्रकाश
को देखा। फिर उसने अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग किया और पहाड़ की चोटी की ओर उड़ना शुरू कर दिया। पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। दक्ष बर्फ में गिर गया और वहीं लेट गया। क्या तुम ठीक हो? मुझे बताओ क्या गड़बड़ है? जुन ने फिर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि यह कुछ भी नहीं है। गुफा में बहुत गर्मी थी, मुझे असहजता होने लगी थी। अब मैं यहाँ बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दक्ष ने मुंह मुकुराते हुए कहा, ओह वैसे भी आपको ओप से कौन सा कौशल मिला? क्या यह उपयोगी है? जुन ने पूछा, ये वास्तव में उपयोगी है और यदि इसमें सीमाएं न होती तो ये बहुत बढ़िया होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इन गोलाकार वस्तुओं से जो भी कौशल प्राप्त किए हैं वे सभी ऐसे ही है। उन्होंने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वास्तव में, लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि आपके पास उनके कानून पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है। जब आप कानूनों में पूरी तरह से निपुण हो जाते हैं तो कोई सीमाएं नहीं होंगी, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें, यह आपके लिए अभी भी बहुत जल्दी है। उसने दक्ष को सातव न दी। तुम सच कह रहे हो, भले ही यह कौशल उतना मजबूत नहीं है जितना हो सकता था, फिर भी यह आने वाली लड़ाई में बहुत उपयोगी साबित होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने अपनी मुट्ठी भी कस ली। हाँ यही सही है, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहो। उसने गायब होने से पहले चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ कहा, मैं ऐसा करूंगा। दक्ष ने बर्फ में लेटे हुए कहा। उन्होंने एक बार फिर स्पिरिट ब्लेड मैनुअल निकाला और उसे समझने का निर्णय लिया। चूंकि वह पहले से ही कानून के दायरे को समझ चुका था इसलिए उसे अब छिपने की जरूरत नहीं थी। उसने बर्फ के बीच पहाड़ की चोटी पर अपने कौशल का अभ्यास करने का फैसला किया। दक्ष ने किताब पढ़ने के बाद खड़े होकर उसमें वर्णित आसनों की नकल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी क्यूई को अपने मेरिडियन के साथ वैकल्पिक एक क्यू पॉइंट से गुजरने के लिए नियंत्रित किया। उसने किताब में लिखे हर एक कदम का सावधानी पूर्वक पालन किया। वह स्पिरिट ब्लेड प्रशिक्षण के प्रारंभिक स्तर के अंतिम चरण पर पहुंच गया और उसे बस अपनी उंगली का उपयोग करके अपने शरीर के बाहर क्यूई को प्रसारित करना था और एक सुई बनानी थी। उन्होंने क्यूई के प्रवाह को परिवर्तित कर दिया और सूक्ष्मता से उसमें से कुछ को अपने हाथों की ओर मोड़ दिया, लेकिन उनकी उंगली तक जाने के बजाय उनकी क्यूई उनके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गई। उसने एक बार फिर कोशिश की लेकिन वही बात फिर घटित हुई। यह कौशल जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। दक्ष ने चेहरे पर परेशानी का भाव लाते हुए कहा, वह क्यूई को नियंत्रित करने में सक्षम था लेकिन उसका नियंत्रण उतना सटीक नहीं था जितना आवश्यक था। सामान्यतः जब भी वह किसी कौशल का प्रयोग करता था तो बड़ी मात्रा में क्यूई का प्रयोग करता था। इस प्रकार जब कुछ क्यूई उसके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी तब भी वह अपने कौशल का सफलतापूर्वक प्रयोग करने में सक्षम होता था, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसे कम से कम क्यूई का प्रयोग करने की आवश्यकता थी। वह प्रयास करता रहा लेकिन चूंकि उसे जितनी मात्रा में क्यूई का उपयोग करने की अनुमति थी वह बहुत कम थी, इसलिए वह उसकी उंगली तक पहुंचने से पहले ही उसके शरीर द्वारा अवशोषित हो जाती थी। दक्ष ने घंटों तक यही प्रक्रिया दोहराई और हर बार उसने पाया कि उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि उसकी स्थिति में सुधार हुआ था फिर भी वह सफल नहीं हुआ। उसने लगातार 2 दिन और 2 रात तक यही किया। आखिरकार वह छोटी धागे जैसी कुई को अपनी कलाई तक लाने में सफल हो गया। इससे पहले कि वह अवशोषित हो जाए उसे इसे अपनी उंगली तक लाने की जरूरत थी। हालांकि वह सफल नहीं हुआ लेकिन उसे उम्मीद दिख रही थी। हालांकि वह अभी भी कोशिश करना चाहता था लेकिन उसे लगा कि उसे अपने शरीर को भी आराम देना चाहिए। वह कई दिनों से कोशिश करते करते काफी थक गया था। अंततः उसने वापस जाने का फैसला किया। वह वापस गुफा में गया और एक बार फिर से द्वार बंद कर दिया। उसके पास पहले से ही एक बिस्तर था। वह बिस्तर बाहर लाया और उस पर आराम से सो गया। दक्ष जागने से पहले लगातार 18 घंटे सोता था। वह पुनः पर्वत की चोटी पर गया और अपना अभ्यास शुरू किया। उसे सफल होने के लिए बस थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत थी, लेकिन वह छोटा सा प्रयास सबसे कठिन था। उसे 20 दिन और लगे तब जाकर वह मैनुअल के उचित चरणों का पालन करते हुए अपनी क्यूई से एक छोटी सुई बना पाया। इस छोटी सी उपलब्धि में बहुत समय लग गया था। उसे 5 महीने की आजादी मिली थी और 1 महीना पहले ही बीत चुका था, लेकिन दक्ष को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह इस समय केवल स्पिरिट ब्लेड सीखना चाहता था। मैंने कौशल में निपुणता प्राप्त करने का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण भाग पार कर लिया है। अब अंतिम भाग में जाने और कुछ भयानक हथियार प्राप्त करने का समय है। दक्ष ने अगले भाग की ओर बढ़ते हुए कहा, कौशल सीखने का अगला भाग क्यों? इसे तलवार बनाना था, लेकिन सिर्फ तलवार बनाना ही काफी नहीं था। तलवार इतनी मजबूत और शक्तिशाली होनी चाहिए कि वह पत्थर को मक्खन की तरह आधा काट सके। चूंकि पहाड़ की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी और कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए दक्ष अपनी गुफा में वापस चला गया। अभ्यास के लिए आसपास बहुत सारे पत्थर थे। दक्ष ने तलवार बनाने की कोशिश शुरू की और यह सुई बनाने से कहीं अधिक आसान था और वह अपने दूसरे प्रयास में आसानी से सफल हो गया। एकमात्र समस्या ये थी कि हालांकि उसने जो चीज बनाई थी वह तलवार जैसी थी, लेकिन वह तलवार जैसी नहीं थी। वह पत्थर को काट नहीं सकती थी बल्कि पत्थर के संपर्क में आते ही गायब हो जाती थी। दक्ष
ने अपनी क्यूई तलवार की शक्ति बढ़ाने के लिए उस पर और क्यूई भेजने का फैसला किया, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्यूई तलवार इतनी अस्थिर थी कि वह पत्थर को काटने के बजाय उसे उड़ाकर फेंक देती थी। फिर से पीसने की प्रक्रिया शुरू हो गई क्योंकि दक्ष ने बार बार कोशिश जारी रखी। सौभाग्य से इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 5 दिनों में वह सिर्फ अपनी क्यूई तलवार से पत्थर को आधा काटने में सफल हो गया। दक्ष को ये हुनर वाकई पसंद आने लगा था। हालांकि यह उन हुनर में से एक था जिसे सीखने में उसे सबसे ज्यादा समय लगा, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि क्यूई नियंत्रण उससे कहीं ज्यादा उपयोगी था। वह जानते थे कि वे इसका उपयोग कई अन्य कौशलों में कर सकेंगे तथा उनकी दक्षता बढ़ा सकेंगे। दक्ष दिन में इस कौशल का प्रयोग करता रहा जबकि रात में वह साधना करता रहा। 4 दिन बाद उसने सफलतापूर्वक इस कौशल में महारत हासिल कर ली थी। अब वह अपनी क्यूई से कोई भी हथियार बनाने में सक्षम था, चाहे वह तलवार हो, चाकू हो, सुई हो, ब्लेड हो, धनुष हो, हथौड़ा हो या दरांती हो। वह इन सभी हथियारों को कम से कम एक बार बनाने में सफल रहा था। दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी क्योंकि उसने इस हुनर में पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। यह काफी थका देने वाला था, लेकिन वह इससे कहीं ज्यादा उत्साहित था। वह सो गया और अपने थके हुए शरीर को आराम दिया क्योंकि अगले दिन से उसे अपना ध्यान किसी अन्य कौशल पर केंद्रित करना था। उन्होंने स्किल स्पेस से प्राप्त दूसरे कौशल को भी नहीं छुआ है क्योंकि वह भाषा नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने कौशल को अंतिम के लिए छोड़ दिया। अंततः वह कौशल सीखेगा जिसके बारे में उसका मानना था कि वह संत राजा जिया नवू द्वारा विकसित कौशल है। दक्ष को सफलता मिलने के बाद से चैन की नींद खुली। यह निश्चित रूप से पिछले कुछ समय में उसकी सबसे अच्छी नींद थी। जब उसने अपना लक्ष्य हासिल किया था, रात बीत गई और बाहर सूरज एक बार फिर उगाया, लेकिन जब दक्ष की नींद खुली तो गुफा के अंदर केवल अंधेरा था। एक और दिन आया और दक्ष ने जिया नवू के 9 चरणों को सीखने की अपनी यात्रा शुरू की। चकी वह इसे पढ़ नहीं सका, इसलिए उसने मदद के लिए जून को बुलाया। जून उसके पास आई और किताब पढ़ने लगी। चकी वह भौतिक चीजों को छू नहीं सकती थी, इसलिए दक्ष ने सारे पन्ने पलटे। पहला कदम शहर को कवर करने के लिए, दूसरा कदम शहर को कवर करने के लिए, तीसरा कदम राज्य को कवर करने के लिए, चौथा कदम साम्राज्य को कवर करने के लिए, पांचवा कदम पृथ्वी को कवर करने के लिए, छठा कदम आकाश को कवर करने के लिए और 7वां कदम स्वर्ग को कवर करने के लिए। जून ने कौशल का विवरण पढ़ा। हाँ, क्या ये वास्तव में ऐसा ही कहता है? मुझे कहना होगा इस कौशल का वर्णन स्पिरिट ब्लेड से भी अधिक भयावह है। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक दिलचस्प भाव के साथ कहा, चूंकि आप किताब पढ़ सकते हैं तो आप मुझे ये कौशल क्यों नहीं सिखा सकते? मुझे इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करें, आखिरकार आप बहुत अनुभवी है, इस तरह से ये तेजी से हो सकता है, दक्ष ने कहा और उसने अपने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर से जून को देखा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, हालांकि यह स्पिरिट ब्लेड सीखने जितना आसान नहीं होगा। जून ने कहा, यह आसान माना जाता था। दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप इस कौशल को सिर्फ एक कौशल के रूप में नहीं सोच सकते, प्रत्येक चरण को एक अलग और बेहतर कौशल के रूप में सोचना बेहतर होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने भी इस कौशल को बनाया है वह इसे बनाने में वाकई प्रतिभाशाली था। इसे एक मूवमेंट स्किल कहा जाता है, लेकिन ये खुद अंतरिक्ष नियमों की सीमाओं को छू रहा है। अंतरिक्ष कानून के इतने करीब होने के बावजूद ये कौशल इसका थोड़ा भी उपयोग नहीं करता है। हालांकि आप अंतरिक्ष कानून जानते हैं, लेकिन अगर आप 1 महीने से भी कम समय में पहला चरण सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको काफी भाग्यशाली मानूंगा। जुन ने दक्ष को जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मिशन के लिए 1 महीने को छोड़कर मेरे पास कौशल का प्रशिक्षण लेने के लिए अभी भी 3 महीने हैं। अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं तो मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस समय में दूसरा चरण नहीं सीख पाऊंगा, दक्ष ने दृढ़ स्वर में कहा। उन्होंने शून के मार्गदर्शन में अपना अभ्यास शुरू किया। हालांकि शून को मार्गदर्शन का अनुभव नहीं था, लेकिन वह बहुत जानकार थी और वह बिना किसी गलतफहमी के दक्ष को अपना मतलब बताने में सक्षम थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उनका अभ्यास जारी रहा। जल्द ही 2 महीने और बीत गए और दक्ष ने जियानवो के 9 चरणों में से पहला चरण सीखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। गति उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा खराब थी। उन्होंने महसूस किया कि जब जुन ने कौशल की कठिनाई के बारे में बात की थी तो वह झूठ नहीं बोल रही थी। यह कौशल टेलीप की तरह काम करता था, लेकिन यह उस टेलीप से बहुत अलग था जिसे उसने अंतरिक्ष कानून के माध्यम से सीखा था। ये कौशल ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें अंतरिक्ष के नियम का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ये कुछ अलग था। इसमें अंतरिक्ष के नियम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये थोड़े समय के लिए शरीर की प्रतिक्रिया को बढ़ाकर काम करता था, लेकिन यह वृद्धि इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। उपयोगकर्ता एक स्थान का चयन करेगा जहां वह दिखाई देना चाहता है और वह तुरंत वहां पहुंच जाएगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि व्यक्ति अपने कौशल के बीच में अपनी दिशा भी बदल सकता था अगर उसे अपने गंतव्य पर खतरा दिखाई देता। अधिक से अधिक कोई व्यक्ति एक ही कदम में 5 किलोमीटर की सीमा में कहीं भी दिखाई दे सकता था, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने चयनित गंतव्य पर पहुंचता या बीच में रुक जाता, ये कौशल समाप्त हो जाता। सबसे बुरी बात यह थी कि इस कौशल ने पहले प्रयास में ही दक्ष के आधे से ज्यादा
ज्यादा क्यूई भंडार को खत्म कर दिया। कोई भी व्यक्ति इस कौशल का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी क्यूई को वापस ना पाले। ये बहुत अच्छा होता अगर इस कौशल का इस्तेमाल विरोधियों पर हमला करने के लिए किया जा सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि संत राजा जिया नबू जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा कौशल बनाया है जो इतना शानदार है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल दौड़ने के लिए ही किया जा सकता है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, समस्याओं के बावजूद यह अभी भी एक बहुत अच्छा कौशल है, इसलिए शिकायत करना बंद करो। जुन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, 2 महीने में मैंने केवल पहला कदम ही सीखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं समय रहते दूसरा कदम सीख पाऊंगा। मैं भी ऊब रहा हूं। चलो पहले डिमेंशिया के राज्य में चलते हैं। बेहतर होगा कि हम पहले मिशन पूरा करें और उसे निपटा ले। दक्ष ने सुझाव दिया, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो चलो पहले ऐसा करते हैं। मैं भी इस उजाड़ पहाड़ में ऊब गया हूं। जुन ने जवाब दिया, हाँ ये तो मेरी लड़की जैसी है। दक्ष ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह अपने सूर्य विध्वंसक कंडोर को जानवर क्षेत्र से बाहर ले आया था। चे, तुम्हारी लड़की कौन है? मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कसन ने कहा, लेकिन उसने उसका जवाब सुनने का इंतजार नहीं किया और गायब हो गई। दक्ष उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया और अपने सूर्य विध्वंसक कोडोर पर चढ़ गया। सूर्य को नष्ट करने वाला कोडोर डिमेंशिया साम्राज्य की ओर उड़ने लगा। धधक के सूर्य साम्राज्य में वापस मिंगू, झकविंग और जीशान धधक दे सूर्य साम्राज्य के सम्राट के सामने खड़े थे। वे एक बार फिर सम्राट से अनुरोध करने आए थे। हालांकि जीशान को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन मिंगू ने पहले से ही अपने और जीकी के लिए एक ट्रांसमिशन ताबीज तैयार कर लिया था। उसने निर्णय लिया है कि यदि सम्राट ने अब भी उन्हें पशु संप्रदाय का स्थान नहीं बताया तो वह अपनी तलवार उसकी गर्दन में डाल देगी और उसे बताने के लिए मजबूर कर देगी। स्थान का पता लगाने के बाद वह ट्रांसमिशन ताबीज का उपयोग करके जीकी के साथ भाग जाएगी। पिताजी, मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया हमें बीस्ट हॉल का स्थान बताएं। वहाँ कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। जीशान ने विनती भरे स्वर में कहा, मुझे खेद है लिटिल शान, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मेरे हाथ बीस्ट हॉल के नियमों से बंधे हैं। सम्राट ने जीशान को जवाब दिया। मिंगू ने देखा कि उनकी कोशिश एक बार फिर विफल हो गई है। वह अपनी तलवार को अपनी स्टोरेज रिंग से बाहर निकालने ही वाली थी, लेकिन जब उसने सम्राट को एक बार फिर बात करते सुना तो वह रुक गई। उन्होंने कहा, हालांकि मैं आपको बीस्ट हॉल के स्थान के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास कुछ जानकारी है जो आपकी मदद कर सकती है। क्या जानकारी पिताजी? जीशान ने चेहरे पर जिज्ञासा के साथ पूछा। मुख्य बीस्ट हॉल से कुछ लोग कुछ महीनों में यहाँ आएंगे, आप उनसे मिल सकते हैं और उनसे अपनी जरूरत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्राट ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मुख्य जानवर हॉल से लोग यहाँ आ रहे हैं? क्या वे अपनी शाखा के विनाश की जांच करने आ रहे हैं? जीशान ने आश्चर्य से पूछा, हो सकता है या शायद नहीं, मुझे अभी बताया गया था कि वे यहाँ से गुजरेंगे। वे बीस्ट हॉल शाखा में रहेंगे जो उत्तरी चंद्र साम्राज्य में स्थित है, लेकिन चूंकि मैं भी मुख्य बीस्ट हॉल का हिस्सा था इसलिए उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। सम्राट ने जीशान को उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं उनके लिए एक भोज भी आयोजित करूंगा। आपको उनसे बात करने और उन्हें जानने का अवसर मिलेगा। आप उनसे अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जीशान ने मिंगू की ओर देखा और पूछा। मिंगू अभी भी इस बात पर विचार कर रही थी कि उसे कुछ और महीने इंतजार करना चाहिए या सम्राट की गर्दन पर तलवार रख देनी चाहिए। दूसरे विकल्प में जोखिम था। अगर वह दूसरे विकल्प के साथ जाती और जीशान के पिता फिर भी उन्हें जवाब नहीं देते तो ये बहुत बुरा होता, क्योंकि इससे उसके लिए सभी दरवाजे बंद हो जाते और वह कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती और उसे मेन बीस्ट हॉल से आने वाले दल से मिलने की अनुमति भी नहीं मिलती। अंततः उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कुछ और महीने इंतजार करने का फैसला किया। 3 दिन की उड़ान के बाद दक्ष डिमेंशिया राज्य में प्रवेश कर गया था। उसे उस शाही शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लग गए जिसे मून सिटी के नाम से जाना जाता था। डिमेंशिया साम्राज्य प्रथम श्रेणी का साम्राज्य था जिस पर रूई कबीले का शासन था। मूलतः रूई कबीला शाही कबीला नहीं था। वह समय था जब रूई कबीला डिमेंशिया साम्राज्य का तीसरा सबसे मजबूत कबीला था। उस समय सबसे मजबूत कबीला वह कबीला था जो राज्य का शाही कबीला भी था। उस समय दूसरा सबसे मजबूत कबीला था। 15वें राजा के शासन के दौरान संपूर्ण पदानुक्रम बदल गया। राजा के 4 भाई थे और कोई बहन नहीं थी। चूंकि वह काफी असुरक्षित था और उसे अपने सिंहासन की चिंता थी, इसलिए उसने अपने भाइयों को मरवा दिया। उसे ये भी चिंता थी कि उसके भाइयों के बच्चे बड़े होने पर बदला लेने आ सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें भी मार डाला। बस इसी तरह शाही परिवार में केवल राजा ही बचा रह गया। जब उसने ये सब किया तब वह मात्र 24 वर्ष का था। 26 वर्ष की आयु में उनकी पहली शादी हुई और उसके ठीक बाद जब वे आधिकारिक उद्देश्यों से दूसरे राज्य जा रहे थे तो कुछ नकाबपोश लोगों ने उनकी हत्या कर दी। राज्य में केवल एक रानी बची थी जिसे किसी शक्तिशाली कबीले का समर्थन प्राप्त नहीं था और वह राज्य के बारे में चिंतित थी। रूई कबीले और म्यू कबीले दोनों ने गुप्त रूप से अपने कबीले के स्वामी की ओर से रानी के लिए विवाह प्रस्ताव भेजे। हालांकि म्यू कबीले के सरदार को रूई कबीले के सरदार से ज्यादा
ज्यादा प्रतिभाशाली और होशियार कहा जाता था, लेकिन वह सुंदर नहीं था। वह सिर्फ 35 साल का था, लेकिन वह 50 के दशक जैसा दिखता था। दूसरी ओर रुई कबीले का कबीला मास्टर म्यू कबीले के कबीले मास्टर से अधिक सुंदर था, लेकिन अन्य क्षेत्रों में वह कमजोर था। रानी ने अंततः रुई कबीले के कबीले प्रमुख से उसके रूप के कारण विवाह करने का निर्णय लिया। इस प्रकार रुई कबीले का कुलगुरु नया राजा बन गया। रानी के पास अभी भी सबसे अधिक शक्ति थी और वह कबीले को अभी भी शाही कबीला कहा जाता था, क्योंकि उसने पिछले राजा के साथ विवाह के बाद वह उपनाम अपना लिया था। नए राजा को रानी से एक पुत्र हुआ, लेकिन जब लड़का केवल 1 वर्ष का था, रानी के साथ एक रहस्यमय दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। केवल नया राजा और उसका बेटा ही बचे थे। रानी की मृत्यु के बाद नए राजा को पूरी शक्ति मिल गई और उसने शाही कबीले का नाम बदलकर रुई कबीले को नया शाही कबीला बना दिया। उस समय उस राजा का परपता राज्य पर शासन कर रहा था। दक्षिण मन सिटी की एक खाली सड़क पर उतरा और उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कोनों को उसके स्टोरेज रिंग में वापस भेज दिया। वह शहर में घूम रहा था और उसने देखा कि बहुत सारे पहरेदार शहर में गश्त कर रहे थे। हालांकि शहर शाही शहर था, फिर भी उसे इतने सारे पहरेदार को शहर में गश्त करते देखना अजीब लगा। उन्होंने रास्ता पूछा और एक होटल ढूंढा जो रॉयल पैलेस के सबसे नजदीक था। होटल और रॉयल पैलेस के बीच केवल 30 मिनट की पैदल दूरी थी। होटल का नाम लक्ष्म था। कहा जाता था कि यह शहर का सबसे महंगा होटल था और यहाँ एक रात रुकने के लिए व्यक्ति को 2 चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। दक्ष को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि होटल शाही परिवार के बहुत करीब था। उसे पैसों की भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास काफी पैसा था। माफ कीजिए, मुझे एक कमरा चाहिए, दक्ष ने महल की रिसेप्शनिस्ट से कहा। रिसेप्शनिस्ट 20 साल की लड़की थी। दक्ष समझ गया कि वह तीसरे चरण की स्वर्ण क्षेत्र साधक थी। आप कितने दिन रुकना चाहेंगे? सबसे सस्ते कमरे का किराया आपको 1 दिन के लिए 2 चांदी के सिक्के होगा, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। और आपका सबसे अच्छा कमरा कौन सा है? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। इसका मतलब होगा प्रतिदिन 10 चांदी के सिक्के, उसने जवाब दिया। ठीक है, मुझे 10 दिनों के लिए अपना सबसे अच्छा कमरा दे दो। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दिन बढ़ा दूंगा, दक्ष ने कहा। और उसने लड़की के सामने एक सोने का सिक्का रखा। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये काम तुरंत करूंगी, लड़की ने विनम्रता कहा। दक्ष देख सकता था लड़की अब बहुत अधिक विनम्रता बात कर रही थी। कम चाबी लेते हुए वह बस मुस्कुराया। आपका कमरा 3री मंजिल है, ये कमरा नंबर 3 किनेन। दक्ष धन्यवाद। दक्ष पीछे मुड़ा और पास की सीढ़ियों की ओर चला गया। वह 3री मंजिल पर पहुंचा और पहले कमरे में प्रवेश किया। बुरा नहीं है, दक्ष ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा। कमरा कमरे से ज्यादा एक बड़े हॉल जैसा था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा बिस्तर था। उस बिस्तर पर 30 से ज्यादा लोग आसानी से सो सकते थे। वहाँ सोफे भी थे और दीवार पर कई प्राचीन पेंटिंग्स अभी थी। वहाँ एक पूरा बियर बार था और वह वहाँ कम से कम 100 बोतलें देख सकता था। वह बालकनी में गया और उसने राजसी महल का दृश्य देखा जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था। तो यह वह जगह है, ये बहुत कड़ी सुरक्षा में है, फिर भी मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ, दक्ष ने महल के प्रवेश द्वार पर नजर डालते हुए कहा। वह कमरे से बाहर निकला और पुनः रिसेप्शन की ओर चला गया। क्या आपको कुछ चाहिए सर? क्या कमरे में कोई समस्या थी? लड़की ने पूछा। ओह ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कुछ पूछना था, मैंने सोचा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया। जरूर, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर दूंगी, उसने उत्तर दिया। मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि शहर में इतने सारे गश्त कर रहे थे। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है या ये कोई विशेष अवसर है? दक्ष ने पूछा। तुम यहाँ नए हो मुझे लगता है, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बड़ी घटना घटी है जिसके कारण ये हुआ है, उसने उससे कहा। कुछ बड़ा क्या हुआ? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। कुछ दिन पहले एक हत्यारा महल में घुसने में कामयाब हो गया था और उसने राजा पर हमला किया था। राजा बच गया क्योंकि शाही रक्षक समय पर वहां पहुंच गए, लेकिन हत्यारा भागने में कामयाब हो गया। तब से यह स्थिति ऐसी ही है, लड़की ने उससे बताया। ओह एक हत्यारा दिलचस्प है, इसलिए पूरी जगह ऐसी है। मुझे कहना पड़ेगा हत्यारा वाकई बेवकूफ था, उसने बहुत बड़ी गलती की। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, उसे राजा पर हमला करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे यकीन है कि उसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा और मार दिया जाएगा, लड़की ने कहा। कौन जानता है, चकी वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है, इसलिए यह बहुत संभव है कि वह शहर छोड़ चुका है, दक्ष ने कहा। उसने सोचा उसने बस मेरे लिए चीजों को और अधिक कठिन बना दिया है। ये भी संभव है, उसने जवाब दिया। वैसे क्या राजा उस हमले के बाद ठीक है? क्या हथियार ने कुछ चुराया है? उसने आगे पूछा। राजा बिल्कुल ठीक है, और चोरी करने का सवाल है। राजा अपनी सारी कीमती चीजें अपने निजी खजाने में रखते हैं, उसमें से चोरी करना असंभव है, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इससे चोरी करना असंभव क्यों है? क्या इसमें कुछ खास बात है? दक्ष ने पूछा। वास्तव में और सिर्फ एक बात नहीं, इसके बारे में कई खास बातें हैं। हमारे राजा को इस पर बहुत गर्व है, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। मुझे लगता है कि रॉयल सिटी का हर नागरिक जानता है कि यह कितना खास है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दिलचस्प है, मुझे इनके बारे में सुनना अच्छा लगेगा, दक्ष ने उससे
उससे कहा उनका निजी खजाना जेडाइटस से बना है। ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे राज्य में पाया जाने वाला सबसे मजबूत पदार्थ है, यहाँ तक कि एक शीर्ष कायरिलम कल्टिटर भी इसे नहीं तोड़ सकता। उसने कहा ओह दिलचस्प है, तो खजाने को तोड़ना और प्रवेश करना असंभव है। दक्ष ने भोसिल ने जवाब दिया बस इतना ही नहीं, सबसे आश्चर्यजनक बात तो इसे खोलने का तरीका है। कहा जाता है कि इसे बीस्ट हॉल के सर्वश्रेष्ठ फॉर्मेशन मास्टर ने डिजाइन किया है, उसने जवाब दिया। उन्होंने आगे कहा कोषागार के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी संरचना है, ये संरचना हथेली के निशान पर सकती है और यह केवल महामहिम के हथेली के निशान से ही खुलेगी, इसमें प्रवेश करने का कोई और रास्ता नहीं है। यह अजीब है, बीस्ट हॉल यहाँ से काफी दूर है, उनके फॉर्मेशन मास्टर यहाँ क्यों आएंगे और आपके राजा के लिए वह फॉर्मेशन क्यों स्थापित करेंगे? दक्ष ने बोहे सिकुड़ागरे उस फॉर्मेशन मास्टर ने राजा के लिए वह फॉर्मेशन बनाने का फैसला किया। उसने उसे बताया बीस्ट हॉल फॉर्मेशन मास्टर को एक छोटे से राज्य के राजा की मदद की क्या जरूरत होगी? बीस्ट हॉल तो अधिकांश साम्राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा इसका डार्क सोल संप्रदाय से कुछ लेना देना है। उसने दक्ष की ओर देखते हुए कहा डार्क सोल सेक्ट कैसे? दक्ष पहले से ही इस बात को लेकर उत्सुक था कि बीस्ट हॉल फॉर्मेशन मास्टर एक छोटे राजा की मदद क्यों लेगा, लेकिन डार्क सोल सेक्ट के नाम ने उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ा दी। बीस्ट हॉल फॉर्मेशन मास्टर डार्क सोल सेक्ट के एक कल्टिटर का पीछा कर रहा था, वह कल्टिटर का पता भूल गया, लेकिन हमारे राजा की वजह से ही वह एक बार फिर कल्टिटर को ढूंढ पाया। ये सब ऐसे ही हुआ, उसने समझाया। ओह ये समझ में आता है, आखिरकार बीस्ट हॉल की डार्क सोल सेक्ट के साथ गहरी दुश्मनी है। मैं समझ सकता हूँ कि फॉर्मेशन मास्टर ने आपके राजा को क्यों पुरस्कृत किया। दक्ष ने कहा विषय पर वापस आते हैं, खजाना केवल राजा द्वारा ही खोला जा सकता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अगर राजा मर गया तो क्या होगा, खजाने का क्या होगा? उसने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद इसके और भी तरीके हो, या शायद राजा ने किसी और को अधिकृत किया हो और खजाना किसी और की हथेली के निशान से भी खोला जा सकता हो। इस समय तुम्हारा अनुमान भी मेरे अनुमान जितना ही सही है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। ठीक है, मुझे ये समझाने के लिए धन्यवाद, मैं अब वापस जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह पीछे मुड़ा और अपने कमरे में वापस चला गया। वह अपने कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया और एक योजना के बारे में सोचने लगा। यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने इस तरह की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की थी, उसे पहरेदार की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वह महल में घुस भी गया तो क्या करेगा? उसे खजाने को खोलने का कोई रास्ता चाहिए था। यह संभव हो सकता है अगर मैं राजा का हाथ काट दूं, लेकिन वह एक आकाशीय क्षेत्र का साधक है, मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं इसे सुरक्षित रूप से कर सकता हूं। उसके पास लैंडजिंग ऐसी सजगता नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। उसने बड़बड़ आया क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? क्या मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता? उसने भों सिकोड़ना इस्तेमाल कर सकता हूं। दक्ष ने एक योजना सोची और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया हूं। उन्होंने बुदबुदा या राजा भले ही ताकतवर हो, लेकिन मैं उसके सबसे करीबी सहायक को नियंत्रित कर सकता हूं। राजा के बच्चे होने चाहिए, अगर उसके बच्चे नहीं है तो मैं उसके मंत्रियों या उसके सेवकों पर हमला कर सकता हूं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा और स्वर्गीय शासक को प्राप्त करूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। शाम हो चुकी थी, इसलिए दक्ष ने अपनी योजना पर काम नहीं किया। उसने दिन भर आराम करने और कल से सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। वह उठकर स्नान कक्ष में चले गए और काफी देर तक स्नान करने के बाद बाहर आकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उसने अपनी शारीरिक साधना शुरू कर दी, जिसे उसने कभी नहीं रोका, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। वह हमेशा अपने राक्षस सम्राट शरीर को विकसित करने के लिए समय निकालता था। उसके हृदय दानव के विकास के बाद जागने के क्षण से ही उसकी साधना की गति और तेज हो गई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके हृदय दानव ने उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उसने सोचा कि ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने अपने दिल में कोई भावनाएं नहीं रखी थी, लेकिन उसने किसी बड़ी समस्या का सामना भी नहीं किया था। डार्क सोल संप्रदाय में आने के बाद से दक्ष ने जब भी किसी को गंभीर रूप से परेशान किया तो उसने लड़ाई से पीछे नहीं हटे। वह तब भी पीछे नहीं हटे जब संप्रदाय के गुरु का शिष्य उनके रास्ते में था। उसे लगा कि यही कारण है और वह कुछ हद तक सही था। हालांकि एक और कारण था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। उसके हृदय दानव ने उसकी मार्शल आत्मा की विनाशकारी शक्ति को देखा था, इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर दक्ष के साथ नरमी से पेश आ रहा था। लेकिन उसने तय कर लिया था कि अगर दक्ष उसके दिल और इच्छाओं का विरोध करता है तो वह नरमी से पेश नहीं आएगा, क्योंकि यही उसके अस्तित्व का कारण था। दक्ष ने आसपास से प्राकृतिक क्यूई को अवशोषित किया, जिससे उसके हृदय दानव ने राक्षसी क्यूई में बदल दिया। राक्षसी क्यूई ने उसके शरीर को पोषण दिया और उसकी ताकत बढ़ाई। साधना की तरह ही दानव सम्राट काया के भी अपने अलग स्तर थे। तकनीक के पहले स्तर में 5 चरण थे। पहला चरण था बोन कंडेंसेशन, इस चरण में शरीर की हड्डियों पर ध्यान दिया गया। दूसरा चरण था
टेंडन पोषण ठीक इसी तरह पहले स्तर पर केवल शरीर और उसके घटकों पर ध्यान दिया गया। इतने समय के बाद दक्ष ने पहले ही दानव सम्राट काया का पहला स्तर पूरा कर लिया था और उसका शरीर बिना किसी क्यूई का उपयोग किए प्रारंभिक स्तर के पृथ्वी क्षेत्र साधक जितना मजबूत था। उन्होंने दानव सम्राट काया का दूसरा स्तर शुरू किया था जिसे बॉडी फोर्जिंग कहा जाता था। इस स्तर पर प्राकृतिक क्यूई को राक्षसी क्यूई में बदल दिया गया था, लेकिन इसे शरीर द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था। इसके बजाय राक्षसी क्यूई साधकों के मांस और हड्डियों में संग्रहित किया गया था। वे उस ऊर्जा को तब जारी कर सकते थे जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती थी। यह काफी हद तक लंबी दूरी के हमले जैसा था, लेकिन यह अधिक खतरनाक था क्योंकि इसमें राक्षसी क्यूई का उपयोग किया गया था। बॉडी फोर्जिंग स्तर में 10 चरण थे और दक्ष अभी पहले चरण तक ही पहुंचा था। कसन ने उसे बताया था कि जो साधक दानव सम्राट काया के शरीर निर्माण क्षेत्र के 10वें निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा वह एक प्रारंभिक स्तर के स्वर्ग क्षेत्र साधक जितना ही शक्तिशाली होगा। दक्ष काफी उत्साहित था और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचना चाहता था। उन्होंने अपनी क्यूई साधना शुरू करने से पहले 2 घंटे तक अपने दानव सम्राट शरीर की साधना की। दक्ष अपने क्यूई साधना के मामले में दूसरे चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक थे, लेकिन उनका मानना था कि वह आसानी से एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक से मुकाबला कर पाएंगे। एक तरह से उनकी दानव सम्राट साधना और क्यूई साधना एक ही स्तर पर थी। वह पूरी रात साधना करता रहा और सुबह की पहली किरण पड़ने पर ही खड़ा हुआ। दक्ष खड़ा हुआ और जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैला दी। वह स्नान कक्ष में गया और अपना चेहरा धोने के बाद अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसने निर्णय लिया था कि वह अपनी योजना को अमल में लाएगा और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दक्ष फिर से रिसेप्शन के सामने रुका और रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगा। गुड मॉर्निंग, उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा। सुप्रभात, क्या आप बाहर जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, मैं शहर देखना चाहता था। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? दक्ष ने जवाब दिया, बहुत सारी जगहें हैं। आप शराबी मंडप में जा सकते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ राज्य में सबसे अच्छी शराब बेची जाती है। विभिन्न राज्यों के लोग यहाँ सिर्फ अपनी शराब की चुस्की लेने के लिए आते हैं। उसने जवाब दिया, ये दिलचस्प लगता है, तब तो मैं वहाँ जाऊंगा। वैसे भी चूंकि यह जगह इतनी प्रसिद्ध है तो क्या राजा या उनके सबसे करीबी सहयोगी वहाँ आते हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, यदि समय सही हो तो आप उनमें से कुछ को वहां देख सकते हैं। ओह ठीक है, तुमने कहा कि राजा पर कुछ समय पहले हमला हुआ था, क्या वे तब भी महल से बाहर आएंगे? राजा या उसके बच्चे आमतौर पर ऐसे समय में महल के अंदर ही रहते हैं, है ना? दक्ष ने पूछा। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ चीजें अलग हैं। राजा के केवल 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। युवराज अधिक समझदार है और उसे शायद ही कभी बाहर देखा जाता है, लेकिन छोटा राजकुमार, वह यहाँ तक बोलती रही और फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और चारों ओर देखने लगी। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है वह बात करती रही। राजा का दूसरा बेटा एक तरह का बदमाश है। वह अपना ज्यादातर दिन प्लेजर इनके अंदर बिताता है। हालांकि नाम सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में वह जगह एक विश्यालय है। आप उससे दूसरे राजकुमार के स्वभाव को समझ सकते हैं। उसने कहा। और ये जानना दिलचस्प है, क्या राजा अपने बेटे को नहीं रोकता? वह उसे वैश्यालय क्यों जाने देता है? दक्ष ने पूछा। मुझे लगता है कि राजा ने अपने छोटे बेटे को पहले ही छोड़ दिया है। चूंकि क्राउन प्रिंस सभ्य है, इसलिए उसे दूसरे बेटे की परवाह नहीं है। हालांकि वह अभी भी उससे प्यार करता है और दूसरे राजकुमार का सम्मान न करने वालों को सजा देता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने खुद दूसरे राजकुमार से बहुत उम्मीदें रखी है। उसने अपनी बात समाप्त की। यह बात तो सही है, तो क्या दूसरा राजकुमार अभी भी आनंद सराय के अंदर होगा? दक्ष ने पूछा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह अजीब बात होती। लड़की ने दक्ष के सवाल पर हंसते हुए कहा। सब कुछ समझाने के लिए धन्यवाद, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे ड्रंकन पवेलियन भी देखना है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वापस मुड़ा और होटल से बाहर चला गया। तो मुझे प्ले इन जाना है, मुझे शायद किसी से रास्ता पूछना चाहिए। उसने शहर की सड़कों पर चलते हुए सोचा। उसने रिसेप्शनिस्ट से प्लेजर इन का रास्ता नहीं पूछा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे उस पर कुछ शक हो। उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए शाही परिवार के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे थे, लेकिन उसके बारे में जानने के तुरंत बाद प्लेज इन में जाने से चीजें बहुत स्पष्ट हो सकती थी। वह चल रहा था, तभी उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वह आदमी 60 साल का लग रहा था और उसके बाल पहले से ही सफेद हो चुके थे। लोमचेचिन ने उसे रोक दिया। माफ कीजिए, क्या आप मुझे प्लेजर इनका रास्ता बता सकते हैं? दक्ष ने पूछा। ओह, तो आप भी एक सभ्य व्यक्ति हैं, मैं समझ गया। बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की ओर देखते हुए एक डरावनी मुस्कान दी। बस तब तक सीधे चलते रहो जब तक तुम्हें सड़कों का चौराहा न दिख जाए। वहां से बाएं मुड़ो और करीब 15 मिनट तक चलो और तुम्हें अपने बाएं तरफ प्लेजर इन के नाम से एक बड़ा बोर्ड दिखाई देगा। उसके ठीक पीछे वाली इमारत प्लेजर इन है, आदमी ने कहा। बात करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटी। धन्यवाद, दक्ष ने कहा और चलना जारी रखा। मुझे वहां गए हुए बहुत समय हो गया, जब मेरे पास समय होगा तो मुझे एक और यात्रा करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी भी जाते हुए बुदबुदा आया। दक्ष ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद वह प्लेजर इनके सामने खड़ा हो गया। उसने
प्रवेश द्वार पर किसान के वेश में खड़े दो व्यक्तियों को देखा, वे होने चाहिए। दक्ष ने प्लेजर इनके प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए कहा, तुरंत रुक जाओ, हमारा युवा राजकुमार सराय के अंदर है, तुम अंदर नहीं जा सकते। एक गार्ड ने दक्ष को रोकते हुए कहा, अंदर सिर्फ एक ही लड़की नहीं है ना, या तुम्हारा राजकुमार सब पर एकाधिकार करने जा रहा है। दक्ष ने धीरे से कहा, इस राज्य में सब कुछ हमारे राजकुमार का है, तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले, अब वापस जाओ नहीं तो हमें तुम्हारी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। उन्होंने दक्ष को जवाब दिया, तुम्हें बस यही करना था है ना, मुझे पता है कि तुम शायद अपना काम कर रहे हो, लेकिन मेरे हाथ भी मजबूर है। मैं तुम लोगों की वजह से थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर तुम लोग सच में नहीं हटते तो शायद मुझे खुद को अनावश्यक दर्द से बचाने के लिए अपने आवेग पर काम करना पड़ेगा। दक्ष ने उनसे कहा, उसे अभी भी याद है कि उसके हृदय दानव के विकास के ठीक बाद उसकी इच्छाओं का विरोध करने का दर्द क्या था। वह भी उतना क्रोधित नहीं था, लेकिन उसे उनका रवैया जरा भी पसंद नहीं आया। ने अपने दिल के दानव के कारण दया न करने का फैसला किया था, लेकिन वह अभी भी इतनी छोटी छोटी गलतियों के लिए उन्हें मारना नहीं चाहता था। क्या मैं अंदर जा सकता हूं? मैं आपके राजकुमार के आराम में खलल नहीं डालूंगा। उसने माहौल को शांत करने के प्रयास में कहा, अरे के बेटे, क्या तुम इंसानों की भाषा नहीं समझ सकते? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? ने दक्ष को जवाब दिया, उस आदमी की तरह उसकी माँ के बारे में बात मत करो, हो सकता है कि वह भी उसकी तरह ही मन बुद्धि हो। दूसरे गार्ड ने कहा और वह हंसने लगा। उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी कि अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसका सिर जमीन पर गिर गया। मरते समय वह अपने चेहरे से खुशी का भाव भी नहीं मिटा पाया था। पहले की आंखें सदमे से खुली की खुली रह गई। उसे ये भी नहीं पता चला कि क्या हुआ और अगले ही पल उसका साथी मर चुका था। वह अपनी तलवार उठाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ तलवार की मूठ पर पड़ा, उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। लंगचेन के हाथ में की हुई तलवार अपना काम करने के बाद शून्य में गायब हो गई। इससे पहले कि वे चिल्ला पाते, दोनों मर चुके थे। दक्ष ने शवों को अपने भंडारण रिम के अंदर रख दिया, क्योंकि वह उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकता था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया तो सबसे पहले उसने एक बड़ा सा हॉल देखा। हॉल उस समय पूरी तरह से खाली था। उसने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके उस जगह की खोज की। उसने देखा कि पास के कमरे में एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके साथ एक ही बिस्तर पर लगभग 8 महिलाएं थी जो उसे अपनी सेवाएं दे रही थी। उसने दूसरे कमरों में कुछ औरतों को भी देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे बस आपस में बातें कर रही थी। राजकुमार के अलावा उसे वहां कोई और आदमी नजर नहीं आया। वह अपने दाहिनी ओर के कमरे की ओर चला गया जिसमें उससे राजकुमार मिला। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, इसलिए उसे इसे खोलने में कोई परेशानी नहीं हुई। राजकुमार ने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। अरे, क्या मैंने वीयू को नहीं बताया कि मुझे आज के लिए और अधिक महिलाओं की आवश्यकता नहीं है? उसने बिना ये देखे कि दरवाजा किसने खोला चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं लड़की नहीं हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जो लड़कियां पूरी तरह से नग्न थी उन्होंने उस आदमी की आवाज सुनी और पीछे देखने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम कौन हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत की सजा सुना दूं, यहाँ से निकल जाओ। राजकुमार ने चेहरे पर विकृत भाव के साथ कहा, लड़कियों, क्या तुम एक पल के लिए यहाँ से चले जाना पसंद करोगी? राजकुमार और मैं दोस्त हैं, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। दक्ष ने राजकुमार की बात को नजरअंदाज करते हुए लड़कियों से कहा। लड़कियों ने कमरे से बाहर जाने से पहले कुछ देर सोचा। जाने से पहले उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। लड़कियों के जाते ही दक्ष ने दरवाजा बंद कर दिया। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कौन हो तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा। राजकुमार बिस्तर पर खड़ा हो गया और चेहरे पर गर्व के भाव के साथ दक्ष से कहा, क्या तुम बात करने से कम कुछ कपड़े तो पहन सकते हो? मुझे तुम्हारी छोटी सी चीज को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, दुर्भाग्य से मेरे पास वह चीज है। दक्ष ने उसे जवाब दिया, तुम मुझे आदेश देने वाले कोई नहीं हो, तुम जो कहना चाहते हो कहो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आए तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। राजकुमार ने कहा, मुझे लगता है कि तुम वाकई पुरुषों के सामने खुद को उजागर करने के लिए उत्सुक हो। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह जितना ज्यादा बात करता गया बिस्तर के करीब आता गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ, तुम्हारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम राजा भी बन सकते हो। दक्ष शांत स्वर में कहा और वह करीब आता गया। राजकुमार अपनी बातों में इतना मग्न था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि दक्ष उसके कितने करीब आ गया है। जब उसे इसका एहसास हुआ तो दक्ष उससे केवल 1 मीटर की दूरी पर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह उनके बीच कोई दूरी बना पाता, दक्ष ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे बिस्तर पर पटक दिया। चूंकि गद्दा नर्म था इसलिए राजकुमार को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन बिस्तर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। बिस्तर पूरी तरह से टूट चुका था। कौन हो तुम? इतनी हिम्मत? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मर जाओगे। राजकुमार ने काफी जद्दोजहद के बाद कहा, माफ करना राजकुमार, लेकिन शायद मेरे पास यही एकत्र विकल्प है, तुम्हें इसे कुछ और समय तक सहन करना होगा। दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसने कैटी को अपने स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला। कैटी उसका पालतू जानवर था जो कैटरपिलर जैसा दिखता था, हालांकि इसका असली नाम उससे कहीं ज्यादा डरावना था। कैटी एक दिल खाने वाला कीट था जो व्यक्ति के दिल के अंदर रह सकता था। जब तक कैटी किसी के दिल में प्रवेश करने में कामयाब हो जाता है तब तक उसे निकालना लगभग असंभव होगा और अपने मालिक के एक विचार मात्र से एक हृदय भक्षी कीट
अपने मेजबान को मार सकता है। दक्ष ने राजकुमार के दोनों हाथ पकड़ लिए जबकि उसने कैटी को अपनी सीना पर रख लिया। 1 मिनट से भी कम समय में कैटी राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ और समय के बाद वह पहले से ही दूसरे राजकुमार के दिल के अंदर थी। काम पूरा होने के बाद दक्ष ने दूसरे राजकुमार को रिहा कर दिया। तुमने मेरे शरीर के अंदर क्या डाला है, इसे तुरंत बाहर निकालो। दूसरे राजकुमार ने जोर से कहा। शांत हो जाओ दूसरे राजकुमार, जो भी हो जब तक तुम मेरी बात सुनोगे ये तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके शरीर में जो चीज घुसी है वह एक हृदय भक्षक कीट है। यह एक दुर्लभ जानवर है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप किताबों में खोज करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। वैसे भी मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। हृदय भक्षक कीट आपके हृदय में घुस गया है और अब ये तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक मैं इसे बाहर आने का आदेश नहीं देता। इसके अलावा मेरे एक विचार से मेरा हृदय भक्षण करने वाला कीट तुम्हें मार सकता है। इसकी एक झलक देखना चाहते हो? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। दक्ष ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन दूसरे राजकुमार को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। वह अपनी सीना को कसकर भींच के अलावा कुछ नहीं कर सका और बिस्तर पर गिरकर दर्द से रोने लगा। देखा, ये तो एक छोटी सी झलक थी कि यह क्या करेगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी। दक्ष ने उससे कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? राजकुमार ने पूछा। उसे बहुत पसीना आ रहा था क्योंकि उसे अपनी जान का डर लग रहा था। मुझे बस आपसे थोड़ी मदद चाहिए, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। खैर चलिए मैं आपको अपने बारे में और बताता हूँ। दक्ष ने बात शुरू की। मैं एक चोर हूँ और मैं इस देश का सबसे बड़ा चोर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के स्वर्गीय शासक को चुराना चाहता हूँ जिसे उन्होंने अपने खजाने में रखा है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक मुझे स्वर्गीय शासक मिल जाता है मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। दक्ष ने कहा, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? केवल मेरे पिता और मेरे बड़े भाई के हस्तचिन्ह ही खजाना खोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। दूसरे राजकुमार ने कहा, ओह, तो आपके भाई की हथेली के निशान से भी इसे खोला जा सकता है। मुझे लगता है कि आपके पिता इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे केवल अपने छापों को ही खजाने पर रखें। एक राजा के रूप में हमेशा दूसरे साम्राज्य के साथ युद्ध और मौत का जोखिम बना रहता है। दक्ष ने धीरे से कहा, वैसे भी तुम अभी भी ऐसा कर सकते हो। बस अपने पिता या भाई से कहो कि वे खजाना खोले और मेरे लिए रूलर चुरा ले। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। ना तो मेरे भाई और ही मेरे पिता मुझे इतना पसंद करते हैं। जब मैं कहता हूं तो वे कभी भी खजाना नहीं खोलते। दूसरे राजकुमार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह आपको तय करना है। यह आपकी जान है जो खतरे में है। उन्हें आपके लिए इसे खोलने के लिए मनाने का कोई तरीका सोचिए। मुझे यकीन है कि आप कोई रास्ता सोच पाएंगे। जब आप उस जगह से निकलेंगे तो सीधे अपने महल में जाएंगे और काम पर लग जाएंगे। दक्ष ने कहा, इसके अलावा किसी को बताने के बारे में सोचना भी मत। मैं हृदय भक्षण करने वाले कीट के माध्यम से तुम्हारी हर बात सुन सकता हूँ क्योंकि मेरा उससे एक संबंध स्थापित है। जैसे ही मुझे कुछ भी संदिग्ध लगेगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इतनी समझदार हो कि तुम्हें खुद ही पता है कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। दक्ष ने आगे कहा, मैं ठीक है, मैं कुछ सोचूंगा, बस मुझे समय दो। दूसरे राजकुमार ने कहा, तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो, बशर्ते तुम 7 दिनों से पहले स्वर्गीय शासक को मेरे पास ले आओ। अगर तुम असफल हो गए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये समझाने की जरूरत है कि क्या होगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए थे और वह आज इस जगह पर आने के लिए खुद को कोस रहा था। अगर वह नहीं आया होता तो उसे इस भयावह अस्तित्व का सामना नहीं करना पड़ता। मैं अब जा रहा हूँ, अगर कोई पूछे तो बस उन्हें बता देना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। साथ ही मैंने गलती से तुम्हारे उन गार्ड्स को मार दिया था जो बाहर खड़े थे। मैंने शवों का ख्याल रखा, लेकिन तुम्हें भी यह काम संभालना चाहिए। दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा, गलती से? दूसरे राजकुमार ने रोते हुए चेहरे से कहा, तुम सामान ठीक से संभाल लोगी? दक्ष ने पूछा, हाँ मैं ये करूंगा, आप जा सकते हैं। दूसरे राजकुमार ने कहा, अच्छा लड़का। दक्ष ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और वहां से चला गया। राजकुमार का भी वहां रहना अच्छा नहीं लगा और वह भी वहां से चला गया। दक्ष एक बार फिर शहर से गुजरा। उसने एक व्यक्ति को रोका और ड्रंकन पलियन का रास्ता पूछा। चूंकि उसने रिसेप्शनिस्ट से बहुत प्रशंसा सुनी थी इसलिए वह उनकी वाइन चखने के लिए उत्सुक हो गया। निर्देशों के जटिल सेट का पालन करने के बाद वह शराबी मंडप तक पहुंच गया। प्लेजर हॉल से शराबी मंडप तक पहुंचने के लिए उसे 30 मिनट और चलना पड़ा। दक्ष ने शराबी मंडप में प्रवेश किया जो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग दिख रहा था। पूरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे कि वह कांच से बनी हो, जिससे ये दूसरी इमारतों की तुलना में बहुत अलग दिख रही थी। दक्ष ने कोशिश की लेकिन वह कांच के माध्यम से जगह के अंदर नहीं देख सका। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और अंदर प्रवेश करते ही दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर का हिस्सा भी काफी शानदार लग रहा था। फर्श भी कांच का बना था लेकिन फिर भी इससे कुछ घर्षण होता था और फिसलने का खतरा नहीं था। अंदर भी करीब 200 कांच की मेजें थी। उस
जगह पर केवल एक चीज थी जो कांच की नहीं थी, वह थी फैंसी कुर्सियां। दक्ष को उस जगह एक खाली मेज मिली और वह उसकी ओर चल पड़ा। संयोगवश एक अन्य स्थान से एक अन्य व्यक्ति उसी मेज की ओर आ रहा था। उस आदमी के लंबे सुनहरे बाल थे जो उसकी आंखों के रंग से मेल खाते थे। वह दक्ष से दुगनी उम्र का लग रहा था। उसके बगल में एक लड़की भी थी जो थोड़ी छोटी थी और लग रही थी कि वह 20 साल की हो। लड़की का चेहरा लड़के के चेहरे से कुछ हद तक मिलता जुलता था। उसके बाल भी सुनहरे थे और आंखों का रंग भी लड़के जैसा ही था। जिस टेबल की ओर वे जा रहे थे उसके चारों ओर 3 कुर्सियां थी। दक्ष और वह आदमी दोनों एक ही समय पर टेबल के पास पहुंच गए और अपनी तरफ की कुर्सियों को छुआ। अरे छोटे बच्चे, ये टेबल मेरी है, कहीं और जाकर खेलो, आदमी ने कहा और उसने कुछ पल के लिए दक्ष की ओर देखा। आपकी टेबल इस जगह पर क्या कर रही है? क्या आप अपनी टेबल को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनहरे बालों वाली लड़की दक्ष की बातें सुनकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। आप तीखे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं इससे पहले कि मैं आपको तीखे शब्दों का प्रयोग करने से रोक दूं, यहाँ से चले जाए, उस आदमी ने पूरी गंभीरता से कहा। सचमुच तुम इसे कैसे हासिल करना चाहते हो? दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारी जीभ काटकर, उस आदमी ने दक्ष को घूरते हुए कहा। पफ हा हा हा। दक्ष खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? बच्चों, मुझे अपनी बात साबित करने के लिए मजबूर मत करो, मैं अपनी बहन के सामने नहीं करना चाहता, उस आदमी ने कहा। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? दक्ष ने कहा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम, आदमी ने उसे घूरते हुए कहा। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया झगड़ा मत करो, उसे सीट दे दो, हम कहीं और बैठ सकते हैं, लड़की ने कहा। लेकिन आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आप टेबल ले सकते हैं, इससे मेरी तरफ से आपके पीछे बैठी खूबसूरत महिला के लिए एक उपहार समझे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह पीछे मुड़ा और बगल में रखी टेबल पर चला गया। तुम, आदमी को महसूस हो रहा था कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है और वह जवाब देने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा था। भाई जाने दो, हमें टेबल पहले ही मिल चुकी है, लड़की ने कुर्सी पर बैठते हुए लड़के से कहा। मैं उसे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम ऐसा कह रही हो, आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़बड़ा। दक्ष ने वेटर को अपना ऑर्डर दिया और सुनहरे बालों वाले आदमी ने भी वैसा ही किया। भाई, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया, हमें उत्तरी चंद्र साम्राज्य में जाने के लिए क्यों चुना गया है? हमें वहां क्या करना चाहिए? लड़की ने धीमी आवाज में कहा। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमारे पास अभी भी कुछ महीने हैं, हमारे बीस्ट हॉल से कई बेहतरीन प्रतिभाओं का चयन किया गया है, मुझे बस खुशी की बड़ों ने हम पर भरोसा किया और हमें भी टीम में शामिल किया, उस आदमी ने जवाब दिया। उसने भी अपनी आवाज धीमी रखी। बुजुर्गों ने तुम पर भरोसा किया, हम पर नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बस इतना कहा कि जब जाने का समय आए तो मुझे अपनी सबसे अच्छी स्थिति में होना चाहिए। लड़की ने चेहरे पर नाखुशी के भाव के साथ कहा। इस बारे में चिंता मत करो, उन्होंने मुझे कुछ भी अतिरिक्त नहीं बताया, मुझे लग है कि जाने से कुछ दिन पहले हमें सब कुछ बता दिया जाएगा, आदमी ने उसे कहा। उन्होंने तुम्हें भी नहीं बताया? फिर तुम्हें कैसे पता कि यह किस बारे में है? लड़की ने पूछा। खैर, किसी विशेष व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में कुछ बातें बताई है, उस व्यक्ति ने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। कोई खास कौन? लड़की ने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि वह कौन है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया वह हमारी टीम का उपकप्तान बनने वाला है, इसीलिए उसे पता था। अब ज्यादा मत पूछो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, बस धैर्य रखो, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत बुरे हो, तुम अपनी छोटी बहन को भी नहीं बताओगे? ठीक है, मैं अब और नहीं पूछूंगी, लड़की ने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर के साथ कहा। आदमी ने कुछ नहीं कहा, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं क्योंकि वह उसकी विनती भरी निगाहों से हारकर उसे सब कुछ बताना नहीं चाहता था। कुछ ही मिनटों में सभी के लिए शराब आ गई। वेटर ने उस आदमी की मेज पर 2 शराब की बोतलें और गिलास रखे, उसने एक बोतल और एक गिलास दक्ष की मेज पर रखा। तो वे बीस्ट हॉल से है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता है कि बीस्ट हॉल भी कुछ तैयार कर रहा है, मुझे आश्चर्य है कि लैंग जिनकी योजना का इससे कुछ लेना देना है। उसने ये भी कहा कि उसे कुछ दिनों के बाद मेरी जरूरत है। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ सोचा क्योंकि वह शराब की बोतल को भूल रहा था। सुनहरे बालों वाले आदमी ने दक्ष की ओर देखा और पाया कि वह बोतल को गौर से देख रहा था। तुम इसे क्यों भूल रहे हो? क्या ये पहली बार है जब तुमने महंगी शराब देखी है? मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे भी हैं? उसने मजाकिया लहजे में कहा। क्या तुम इन बचकाने तानों से बेहतर कुछ नहीं सोच सकते? दक्ष ने उसे जवाब दिया। भाई, सुनहरे बालों वाली लड़की ने उस आदमी को घूरते हुए पुकारा। हम, चूंकि मेरी बहन इस बात से खुश नहीं है कि मैंने तुम्हें परेशान किया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से जाने दूंगा, आदमी ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह कितना अजीब है, दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ सोचा। उसने शराब की बोतल खोली और शराब गिलास में डाली। उसने गिलास उठाया और पहला घूंट लिया, उसे इसका स्वाद बहुत पसंद आया और उसने दूसरा घूंट लिया। 1 मिनट से भी कम समय में उसने पूरा गिलास खाली कर दिया। जैसे ही उसने गिलास
वापस टेबल पर रखा। उसे अपने शरीर के अंदर कुछ महसूस हुआ। उसकी क्यूई कुछ हद तक उत्तेजित हो गई थी। वह महसूस कर सकता था कि उसकी साधना भी थोड़ी बढ़ गई थी। यह शराब मेरी केटी को बढ़ा सकती है, ये बहुत बढ़िया होगा, मैं उनकी सारी शराब खरीद लूंगा, दक्ष ने सोचा और उसने एक बार फिर गिलास में शराब भर ली। उसने गिलास उठाया और एक बार फिर गिलास खाली कर दिया और अपनी साधना के और अधिक बढ़ने का इंतजार करने लगा। 5 मिनट से ज्यादा समय बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और साधना में कोई वृद्धि नहीं हुई। वह गिलास को पूरा भरकर शराब पीने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कुछ देर तक इंतजार किया लेकिन सब वैसा ही रहा, कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या गड़बड़ है? ये शराब की वही बोतल है और इसमें कुछ भी अलग नहीं है, फिर भी मेरी साधना पहले की तरह क्यों नहीं बढ़ रही है? दक्ष ने उलझन में पड़कर सोचा। उसने यह नहीं देखा कि सुनहरे बालों वाला वह आदमी उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखकर एक मनोरंजक मुस्कान बिखेर रहा था। आप इस जगह पर पहली बार आए हैं, है ना? आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, दक्ष ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक इस शराब का रहस्य नहीं पता है, इसीलिए तुम इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। शराब का घूंट लेते हुए आदमी ने हंसते हुए कहा। शराब का रहस्य? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ पूछा। हाँ, शराब का रहस्य, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में शराब की बोतल की ओर इशारा किया। शराब सुगंध मंडप का सबसे बड़ा आकर्षण है और यह किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर क्यूई को उत्तेजित कर सकती है। यह उन्हें साधना में थोड़ी सी बढ़त दिला सकती है, लेकिन अगर इस दुनिया में वास्तव में ऐसी कोई अद्भुत चीज होती तो क्या इसके लिए युद्ध नहीं होते? उस व्यक्ति ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। वास्तव में, दक्ष ने जवाब दिया, ये शराब उतनी चमत्कारी नहीं है जितना इसका का पहला घूंट आपको विश्वास दिलाएगा। ये शराब केवल उन साधकों को थोड़ा बढ़ावा देती है जो इसे पीते हैं या पहली बार पीते हैं। इसके बाद चाहे आप इसे कितना भी पी ले, आपकी साधना में कोई वृद्धि नहीं होगी। उस आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। ओह, स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। दक्ष ने उसके प्रश्न का समाधान करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। वह आदमी गर्व से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा, ये ठीक है, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे अज्ञानी बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। हाँ, आप वास्तव में बड़ी उम्र की महिला है, आपकी बेटी वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे आप जैसा पिता मिला है। दक्ष ने गोरी लड़की पर एक नजर डालते हुए कहा। खांसी खांसी। जैसे ही उस आदमी ने दक्ष की बात सुनी वह जोर से खांसने लगा। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ और मैं उसका पिता नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, आदमी ने जोर से कहा। ओह, मेरी गलती, मुझे लगा कि आप उसके पिता हैं क्योंकि वह बहुत छोटी दिखती थी और आप इतने वैसे भी मैं दक्ष सेन हूँ, आपका नाम क्या है? दक्ष ने पूछा। उसने उसे अपना असली नाम नहीं बताया क्योंकि उसने लैंग जिन के सामने कसम खाई थी कि वह अपने बारे में या लैंग जिन के बारे में बात नहीं करेगा और उसके सामने जो लोग थे वे बीस्ट हॉल से थे। उसने झूठी जानकारी दी। दक्ष सेन, ये बहुत अच्छा नाम है, मैं म्यू फैन हूँ और यह मेरी बहन म्यू सेन है। उस आदमी ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। आपका अंतिम नाम म्यू है? क्या आप इस शहर में म्यू कबीले के सदस्य हैं? दक्ष ने पूछा। हाँ, हमारे पिता म्यू कबीले के सरदार हैं, हम बाहर रहते हैं और अपने कबीले से मिलने कुछ दिनों के लिए वापस आए हैं, म्यू फैन ने दक्ष को बताया। ओह, यह अच्छा है, मैं भी इस शहर में नया हूँ, यह एक अच्छा शहर है, दक्ष ने जवाब दिया। हाँ, ये वास्तव में एक अच्छा शहर है, ये सामान्य रूप से और भी बेहतर है, लेकिन राजकुमार पर हत्या के प्रयास के कारण हर कोई हाई अलर्ट पर है, म्यू फैन ने आह भरते हुए कहा। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि यह बेकार है। अगर हत्यारा अब तक पकड़ा नहीं गया है तो वह शायद भाग गया है, ये पूरी बात फिलहाल बेकार लगती है, दक्ष ने धीरे से कहा। मैं मानता हूँ कि यह बात बेकार है, ये भी संभव है कि वह भाग गया हो। अगर वह पकड़े जाने के बावजूद शाही महल से भागने में सक्षम था तो यह अजीब होगा अगर वह शहर से भागने में सक्षम नहीं था, म्यू फैन ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। जब दक्ष म्यू फैन के साथ चर्चा कर रहा था तब दूसरा राजकुमार शाही महल में लौट आया था। जब वह अपने कमरे की ओर जा रहा था तो उसने कुछ दूरी पर अपने भाई को देखा। भाई, वह चिल्लाया और युवराज रुई याव की ओर दौड़ा। यू, तुम वेश्यालय से इतनी जल्दी वापस आ गई? युवराज रुई याव ने पूछा। आह, मुझे अब वहां रहने का मन नहीं था, दूसरे राजकुमार रुई यू ने कहा। ओह, मुझे लगता है कि तुम आखिरकार बड़ी हो रही हो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपने कमरे में वापस जाओ, रुई याव ने कहा और रुई यू को पीछे छोड़ दिया। शुरू से लेकर अंत तक रुई याव हमेशा की तरह भाव शून्य देखी। अगर मैं उसे अभी खजाना खोलने के लिए कहूंगा तो ये संदिग्ध होगा, मैं उससे कल पूछूंगा, रुई यू ने सोचा और वह वापस मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। डार्क सोल सैक में एक अंधेरा कमरा था, उस कमरे के अंदर पानी से भरा एक छोटा सा तालाब था और तालाब में एक काला कमल तैर रहा था। उस कमरे के दरवाजे खुले और एक खूबसूरत महिला ने प्रवेश किया। वह डार्क सोल संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थी, महान बुजुर्ग उसके पीछे चल रहे थे, उनके हाथ में एक लड़का था। मुंह को जमीन पर रख दो, मैं उस कमल को बाहर ले आऊंगी, महिला ने अपनी मधुर आवाज में कहा। महान बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर लड़के को जमीन पर लिटा दिया। संप्रदाय गुरु धीरे धीरे पानी के अंदर चले
चले गए और कमल के करीब चले गए। कमल का फूल पानी में शांति से तैर रहा था, तभी महिला ने उसे पकड़ लिया और उठा लिया। वह पानी से बाहर आ गई। उसकी पोशाक पूरी तरह से गीली थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसका फिगर और भी अधिक उभरकर सामने आ रहा था। यद्यपि बड़े बुजुर्ग बहुत बूढ़े थे और सांसारिक मामलों से दूर थे, फिर भी वे स्वयं को रोक नहीं सके और चुपके से कुछ झ देख ली। महिला जमीन पर लड़के के पास चली गई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से काले कमल को म्यू की सीना पर रख दिया। उसने कमल से अपने हाथ हटा लिए। उसने अपना आसन सीधा किया और कुछ मंत्रोच्चार करने लगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बड़े बुजुर्ग भी समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रही है। संप्रदाय के गुरु ने लगातार 15 मिनट तक मंत्र का जाप किया, जिसके बाद काला कमल चमकने लगा। यह एक स्वर्गीय चमक में चमक रहा था, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर भी हल्का महसूस कर रहा था क्योंकि चमक उसके ऊपर पड़ रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन काले कमल से एक अदृश्य आभा निकलनी शुरू हो गई थी और वह मुंह के शरीर के अंदर रिस रही थी। ये तब तक गहरा और गहरा होता चला गया जब तक कि यह उसके मार्शल स्पेस के अंदर नहीं पहुंच गया। उसकी मार्शल आत्मा अभी भी वहां थी, यद्यपि वह 2 टुकड़ों में थी। विदेशी आभा उसकी योद्धा आत्मा की ओर बढ़ी और उसे धक लिया। म्यू की मार्शल आत्मा धीरे धीरे ठीक होने लगी। 20 मिनट से भी कम समय में उसकी मार्शल आत्मा पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन ये प्रक्रिया रुकी नहीं। म्यू की मार्शल आत्मा बदलने लगी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा सघन होती जा रही थी। यह बड़ा भी हो रहा था, हालांकि आकार में वृद्धि इतनी कम थी कि यह मुश्किल से ही ध्यान देने योग्य थी। आभा स्थानांतरण रुकने से पहले 10 मिनट तक जारी रहा। मेरे की मार्शल आत्मा पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लग रही थी और यह और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यह हमारे मूल आकार से 30 पर बढ़ी भी थी। यह हो गया, संप्रदाय गुरु ने कहा, और अंततः उसने जब बंद कर दिया उसने देखा कि ब्लैक लोट्स बिखरने लगा था। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से गायब हो गया। कितना बुरा हुआ कि इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सका। इसके अंदर की दिव्य ऊर्जा का 0.1 पर भी आज उपयोग नहीं किया गया। उसने आह भरी, तुमने अभी अभी ऐसी दिव्य वस्तु को ऐसी चीज पर बर्बाद कर दिया जो अपनी ऊर्जा का केवल 0.1 पर ही इस्तेमाल कर सकती है। अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बीस्ट हॉल को आसानी से नष्ट कर पाएंगे। ग्रैंड एल्डर चू ने सोचा, लेकिन उसने जोर से कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड बाद म्यू ने भी अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह था संप्रदाय के गुरु का चेहरा। मास्टर जी, मैं कहाँ हूँ? उसने चारों ओर देखते हुए चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। तुम मेरे मूर्ख शिष्य हो। तुमने दक्ष के साथ लड़ाई की थी और तुम हार भी गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी सारी मेहनत से कमाई प्रतिष्ठा खो दी है। संप्रदाय गुरु ने म्यू की ओर देखते हुए कहा, मास्टर ऐसी बात नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ। वह म्यू ने समझाने की कोशिश की। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? उसने उसे रोकते हुए उससे सवाल पूछा। अलग? मैं कुछ महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऊर्जा से भर गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं ताकत से भर गया हूँ और मेरा दिमाग भी पहले से बहुत तेज है। जो अवधारणाएं मैं पहले नहीं समझ पाया था वे सब अब मेरे दिमाग में स्पष्ट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। म्यू ने अपने चेहरे पर स्पष्ट उत्साह के साथ उत्तर दिया। वह जब से उठा है तब से ही अजीब महसूस कर रहा है, लेकिन जब उसके मालिक ने उससे सवाल पूछा तब उसे एहसास हुआ कि वह पहले की तुलना में कितना अलग है। वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊं कि जो तुम्हें दिया गया है उसका तुम कैसे उपयोग कर सकते हो। अब से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगी और तुम्हें और मजबूत बनाऊंगी। मैं तुम्हारी लड़ाई में शामिल नहीं होंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना बदला खुद ही लोगे। मुझे फिर से निराश मत करना। उसने कहा, मैं मास्टर नहीं बनूंगा। पिछली बार वह भाग्यशाली था, मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। मुंह ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। हार की शर्म को मत भूलना। चलो, तुम्हारा प्रशिक्षण अभी शुरू होगा। संप्रदाय का गुरु खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। म्यू ने उसका पीछा किया और उसके पीछे हॉल से बाहर निकल गया। ग्रैंड एल्डर चू भी उनके पीछे बाहर आ गया। डिमेंशिया किंगडम में वापस आकर दक्ष ने बीस्ट हॉल के शिष्यों के साथ अपनी बातचीत समाप्त कर ली थी, जिनसे उसकी संयोगवश मुलाकात हुई थी, और वह फ्रेग्रेंस पवेलियन से बाहर निकल चुका था। दक्ष शहर की कड़ी सुरक्षा वाली सड़कों से होकर अपने होटल की ओर वापस चला गया। तुम वापस आ गए क्या? तुमने वाइन चक? रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने दक्ष के अंदर आते ही पूछा। हाँ, शराब अच्छी थी, साथ ही इससे मुझे भी मदद मिली क्योंकि मैं पहली बार वहां गया था। सुझाव के लिए धन्यवाद, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुशी है कि आपको ये जगह पसंद आई, फम ने जवाब दिया। दक्ष वहां से चला गया और अपने कमरे में वापस चला गया। वह जो कुछ भी हुआ उससे खुश था। दिन बहुत बढ़िया बीता। उसे स्वर्गीय शासक को चुराने में मदद करने के लिए एक मोहरा मिला और उसने शराब के माध्यम से खेती में मुफ्त वृद्धि प्राप्त की। उन्हें बीस्ट हॉल के बारे में भी कुछ जानकारी मिली और यह भी कि वे उत्तरी चंद्र साम्राज्य में एक टीम भेजने की तैयारी कर रहे थे। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा। वह थका हुआ भी था क्योंकि वह बहुत दिनों से सोया नहीं था। वह बिस्तर
बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब दक्ष सो रहा था तो उसने कुछ अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक अंधेरी जगह में फंसा हुआ पाया। हर जगह अंधकार और राक्षसी कीवी के अलावा कुछ भी नहीं था। हालांकि यह अजीब बात नहीं थी, अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह उस जगह से बाहर नहीं निकलना चाहता। उसे उस जगह से बाहर निकलने की इच्छा भी हो रही थी। यह एक ऐसा विरोधाभासी एहसास था कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह असल में क्या चाहता है। सपना उसे बहुत ही अवास्तविक लगा। ठीक इसी तरह सपना तब तक जारी रहा जब तक कि दक्ष अंततः जाग नहीं गया। जब वह जागा तो आधी रात हो चुकी थी। यह बहुत अजीब सपना था, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी बालकनी में गया और बाहर देखने लगा। चांद आसमान में ऊपर था, लेकिन आज रात चांद लाल दिख रहा था, जिससे एक बार फिर अजीब सा एहसास हो रहा था। दक्ष ने पहले भी लाल चांद वाली रातें देखी थी, लेकिन उसे पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था। शायद सपने की वजह से उसने चांद की ओर देखते हुए कहा। उसने नीचे देखा तो पाया कि पहरेदार अभी भी महल के चारों ओर गश्त कर रहे थे। क्या मुझे खुद को देखने के लिए महल के अंदर जाना चाहिए? उसने महल की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह बच्चा इसे संभाल सकता है। आखिर वह एक राजकुमार है और चाहे वह कितना भी बेकार क्यों ना हो, वह अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। उसे उन्हें तिजोरी खोलने के लिए राजी करना चाहिए, दक्ष ने अंदर जाते हुए कहा। साधना आरंभ करते समय वे ध्यान की मुद्रा में जमीन पर बैठ गए। अगली सुबह आ गई। एक और दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ। दूसरा राजकुमार अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था और उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। मैं जानता हूं कि मैंने कहा था कि मैं उससे बात करूंगा कि वह मेरे लिए खजाना खोल दे, फिर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? वह मेरा सगा भाई है, उसने भी मुझे कभी नहीं डांटा। उसे शायद खजाना खोल देना चाहिए। उसने सोचा मुझे बस इस बात की चिंता है कि वह इस बारे में अपने पिता से बात कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि उसे शक हो जाए। वह आगे पीछे चलते हुए बुदबुदा आया। जो भी हो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मेरी जिंदगी इस पर निर्भर है। आखिरकार यह एक तुच्छ शासक मात्र है, उसने निर्णय लेते हुए कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। दूसरा राजकुमार युवराज के कक्ष की ओर गया और दरवाजा खटखटाया। भाई क्या आप अंदर हैं? उसने क्राउन प्रिंस के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। हाँ अंदर आ जाओ। अंदर से आवाज आई। दूसरे राजकुमार ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उसने देखा कि क्राउन प्रिंस मेज के सामने कुर्सी पर बैठे थे और कुछ लिख रहे थे। आपको क्या चाहिए? क्राउन प्रिंस ने जो कुछ भी लिख रहे थे उससे अपना ध्यान हटाए बिना पूछा। आह भाई, बात यह है कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं पहले कभी खजाने के अंदर नहीं गया हूँ। मैं इस बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। मैं वास्तव में एक बार खजाने में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या आप कृपया इसे मेरे लिए खोल सकते हैं और मुझे अंदर जाने दे सकते हैं? दूसरे राजकुमार ने पूछा। मुझे खेद है, मैं इसे आपके लिए नहीं खोल पाऊंगा। आपको पहले अपने पिता से अनुमति लेनी चाहिए, क्राउन प्रिंस ने कहा। लेकिन पिताजी कभी सहमत नहीं होंगे। कृपया भाई, कृपया इस बार मेरे लिए ऐसा करो, मैं बस एक बार अंदर देख लूंगा। दूसरे राजकुमार ने जोर दिया। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। हालांकि मैं इसे खोल सकता हूं, लेकिन पिताजी उस जगह के असली मालिक हैं। मैं उनकी अनुमति के बिना इसे एक सेकंड के लिए भी नहीं खोलूंगा। क्राउन प्रिंस ने अपने रुख पर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हम जल्दी से देख लेंगे, पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार मेरे लिए ऐसा कर दो। तुम ही हो जो मेरी माँ के मरने के बाद भी मुझसे प्यार करते हो, कृपया भाई। दूसरे राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए जब उसने कहा। सचमुच मैंने तुमसे कई बार की वैश्यालय जाना बंद करो। क्या तुमने कभी मेरी बात सुनी? क्राउन प्रिंस ने पूछा। मैं अब से आपकी बात मानूंगा, मैं फिर कभी वेश्यालय नहीं जाऊंगा। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं आज भी वेश्यालय नहीं गया? दूसरे राजकुमार ने कहा। हम क्या आप सचमुच यही कहना चाहते हैं? युवराज ने पूछा। हाँ भाई, मैं वादा करता हूँ कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। दूसरे राजकुमार ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें उस मामले को देखने दूंगा, लेकिन तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। तुम कभी वेश्यालय नहीं जाओगे। क्राउन प्रिंस ने लिखना बंद करते हुए खड़े हो गए। दूसरे राजकुमार ने बार बार अपना सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ आओ। युवराज दरवाजे की ओर चला और कमरे से बाहर चला गया। दूसरा राजकुमार भी उसके पीछे पीछे चला गया। जल्द ही वे एक चांदी के दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाजे के बीच में एक छोटी सी गोलाकार संरचना थी। युवराज ने उस आकृति पर अपना हाथ रखा जो चमकने लगी। जल्दी ही दरवाजा खुला और युवराज अंदर दाखिल हुए। दूसरा राजकुमार भी अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, वह चौकन से खुद को नहीं रोक सका। ये हमारा खजाना है, क्राउन प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा। हर जगह खजाने थे, हथियार, सोना, कलाकृतियां, कवच और बहुत सी चीजें थी। अद्भुत। दूसरे राजकुमार ने चौंक कर कहा। जब वह उस जगह से गुजरने लगा और हर खजाने को देखने लगा, वह वास्तव में सिर्फ एक खास चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, स्वर्गीय शासक। जब दूसरा राजकुमार उस जगह घूम रहा था और प्रत्येक वस्तु को ध्यान से देख रहा था, तब युवराज वहीं खड़ा होकर लापरवाही से चीजों की जांच कर रहा था। कैसा है? युवराज ने पूछा। यह अद्भुत है भाई, ये बहुत अच्छी जगह है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा।
कहा, कम से कम अब मुझे इसे देखने का मौका मिला। दूसरे राजकुमार ने खजानों को देखना जारी रखते हुए खुशी से जवाब दिया, वास्तव में अब क्या हम जा सकते हैं? आपने पहले ही सब कुछ देख लिया है। क्राउन प्रिंस ने बाहर की ओर मुड़ते हुए पूछा। दूसरे राजकुमार को जवाब देने में कठिनाई हुई क्योंकि उसे अभी भी स्वर्गीय शासक नहीं मिला था। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो देखने में वैसी ही थी जिसे वह खोज रहा था। यह एक सुनहरा रूलर था जो 30 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा था। दूसरा राजकुमार मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने जल्दी से स्वर्गीय शासक को चुन लिया। हाँ चलो भाई, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा। युवराज वहां से चले गए और द्वितीय युवराज भी उनके पीछे पीछे चले गए क्योंकि युवराज भी खजाना छोड़कर चले गए थे। उसका हाथ उसकी पीठ के पीछे था जिसमें उसने स्वर्गीय शासक को पकड़ रखा था ताकि उसे युवराज से छुपाया जा सके। क्यों? युवराज ने अचानक पूछा। क्या हुआ भाई? दूसरे राजकुमार ने असमंजस में कहा। युवराज ने पीछे मुड़कर दूसरे राजकुमार की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दूसरे राजकुमार की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी क्योंकि उसने स्वर्गीय शासक को उसकी पीठ के पीछे से मजबूती से पकड़ रखा था। भीड़ के राजकुमार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इससे पहले कि दूसरा राजकुमार कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उसने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सेकंड प्राइज के बाएं गाल पर हथेली का निशान दिखाई दिया। तुमने अपने ही घर से चोरी क्योंकि? युवराज ने अपना प्रश्न समाप्त करते हुए द्वितीय युवराज को भरा। मुझे पता था कि तुम बिगल हो और तुमने जीवन में बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने निचले स्तर पर गिर जाओगे और हमसे भी चोरी करोगे। क्राउन प्रिंस ने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा। मैं दूसरे राजकुमार ने समझाने की कोशिश की लेकिन वह समझा नहीं सका क्योंकि उसे पता था कि दक्ष सुन रहा होगा। अगर उसने कुछ कहा तो वह मर जाएगा। उसने बस अपना मुंह बंद कर लिया और नीचे देखा। जो चीज तुमने ली है वह मुझे दे दो, युवराज ने सख्ती से कहा। दूसरे राजकुमार ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट महसूस की, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्वर्गीय शासक को युवराज को सौंप दिया। युवराज ने स्वर्गीय शासक को लिया और दरवाजे बंद करने से पहले उसे खजाने के अंदर फेंक दिया। उसने दूसरे राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच लिया। कृपया भाई, पिताजी को मत बताना, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, कृपया, दूसरे राजकुमार ने विनती की। लेकिन पहले राजकुमार ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने एक भी शब्द नहीं सुना और रुका ही नहीं। आज यह मेरे हाथ में नहीं है। तुमने इतना बड़ा काम किया है कि मुझे पिताजी को बताना ही होगा, क्राउन प्रिंस ने भाव शून्य स्वर में कहा। पहरेदार और दासिया ने युवराज को दूसरे युवराज को अपराधियों की तरह खींचते हुए दे और वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि इस बार दूसरे युवराज ने क्या किया। युवराज और द्वितीय युवराज के चले जाने के बाद भी दासिया बातचीत करती रही। मैंने क्राउन प्रिंस को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा। दूसरे प्रिंस ने जरूर कुछ बहुत बुरा किया होगा। मुझे क्राउन प्रिंस के लिए बुरा लग रहा है कि उन्हें ऐसे भाई से निपटना पड़ रहा है। एक अन्य नौकरानी ने कहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि यह क्या हो सकता है। उन्होंने बेशर्म काम किए हैं, फिर भी मैंने क्राउन प्रिंस को पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या द्वितीय राजकुमार ने क्राउन प्रिंस की हत्या करने की कोशिश की थी। इसका ये प्रभाव हो सकता है। इस मामले पर सबके अपने अपने अलग अलग सिद्धांत थे, लेकिन उनमें से कोई भी सही अनुमान लगाने में सफल नहीं हो पाया था। युवराज द्वितीय युवराज को उनके पिता के कमरे के सामने ले आए। ये राजा का आराम का समय था जिसे वह प्रतिदिन अपने शयन कक्ष में बिताता था। युवराज ने दरवाजा खटखटाया। पिताजी, उसने पुकारा। राजा ने अंदर से उत्तर दिया। अंदर आइए। तुम दोनों यहाँ एक ही समय पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए था? और तुम अभी तक वेश्यालय क्यों नहीं गए? क्या तुम शाही परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करने से थक गए हो? उसने जैसे ही उन्हें देखा पूछा और फिर दूसरे राजकुमार को डांटना शुरू कर दिया। दूसरे राजकुमार की हिम्मत राजा की आंखों में देखने की भी नहीं हुई। पिताजी, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन यह मामला सचमुच गंभीर है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। युवराज ने राजा से कहा। मैं उत्सुक हूँ, मुझे इसके बारे में बताओ, राजा ने कहा। क्राउन प्रिंस ने कहा। आज सुबह छोटा भाई मेरे कमरे में आया और उसने मुझे एक बार खजाने को अंदर से देखने की अपनी इच्छा बताई। उसने मुझसे ये भी वादा किया कि अगर मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं तो वह वेश्यालय जाना बंद कर देगा। राजा ध्यान से सुनता रहा। क्राउन प्रिंस ने बताया। मैं उसे खजाने के अंदर ले गया और जब हम बाहर आए तो मैंने देखा कि उसने खजाने के अंदर से स्वर्गीय शासक को चुरा लिया था। वह ये बात भी मुझसे छिपा रहा था। बेतुका, उसने चोरी करने की भी हिम्मत की। राजा गुस्से में जोर से चिल्लाया। बेशर्म बेटा, क्या तुझे कोई शर्म नहीं बची है? तू अपने घर वालों से भी चोरी करेगा क्या? तू उस वेश्यालय में अपनी वेश्या को इनाम देना चाहता था क्या? इसीलिए तुझे चोरी करते समय जरा भी शर्म नहीं आई? दयालु ने गुस्से से कहा। लेकिन पापा, मुझे पिता मत कहो, तुम पितृदोषी बच्चे हो। मैं अब से तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मेरा केवल एक ही बेटा है और वह तुम नहीं हो, राजा ने कहा और वह अपने क्रोध से हार गया। राजा ने घोषणा की। इस लड़के को ले जाओ और इसे जेल में डाल दो। इसकी सजा ये होगी कि इसे 5 साल तक जेल में रहना होगा। युवराज ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता राजा बोल पड़ा। मत बोलो, हम उसकी सजा कम नहीं करेंगे। अब हम
हमारे आदेश का पालन करो और उसे जेल में बंद करो। राजा ने युवराज की ओर देखते हुए कहा, हाँ पिताजी। युवराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने दूसरे राजकुमार का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चला गया। एक तरह से यह आपके लिए अच्छा होगा, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आएंगे, क्राउन प्रिंस ने धीरे से कहा और दूसरे राजकुमार के साथ जेल की ओर चल पड़े। दूसरे राजकुमार की आंखों में बस आंसू थे। एक ही दिन में उसने अपना रुतबा और सम्मान खो दिया था और वह इसका का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकता था, नहीं तो उसकी जान भी चली जाती। क्राउन प्रिंस उसे रॉयल पैलेस के नीचे स्थित भूमिगत जेल में ले गया। हालांकि इस व्यक्ति में कोई कैदी नहीं था, फिर भी वहां कुछ पहरेदार रखे गए थे। गार्डों ने युवराज और द्वितीय युवराज को अपनी ओर आते देखा। वे सब घुटनों के बल बैठ गए। उन सब ने मान लिया कि राजकुमार निरीक्षण के लिए यहाँ आए हैं। युवराज ने अपना सिर हिलाया और उन्हें खड़े होने को कहा। वह एक कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। उसने दूसरे राजकुमार को अंदर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सभी सुरक्षा गार्डों के मुंह खुले रह गए क्योंकि वे ये समझने में असमर्थ थे कि आखिर हुआ क्या था। युवराज ने कोठरी को बंद कर दिया और वहां खड़े सुरक्षाकर्मियों की ओर देखा जो आश्चर्यचकित थे। ध्यान से सुनो, आज से द्वितीय राजकुमार यहाँ कैदी रहेंगे। आपको उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले आदेश तक वे बाहर न आए। क्राउन प्रिंस ने कहा। हाँ महाराज, पहरेदार ने जल्दी से जवाब दिया। हालांकि उन्हें पूरी स्थिति अजीब लगी, फिर भी उन्होंने अपना सिर हिलाया और आदेश का अक्षरशः पालन करने का फैसला किया। यहाँ जो समय आप बिताने जा रहे हैं उसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने गलत कामों के बारे में सोचें। मुझे उम्मीद है कि जब आप बाहर आएंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। क्राउन प्रिंस ने जाने से पहले दूसरे प्रिंस से कहा। सिर्फ दूसरा राजकुमार ही कोठरी के अंदर रह गया, यहाँ तक कि पहरेदार भी उसके पास नहीं गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें उसके साथ राजकुमार की तरह पेश आना चाहिए या कैदी की तरह। क्या दूसरा राजकुमार अब सचमुच कैदी है? क्या हमें उसके साथ राजकुमार की तरह व्यवहार करना चाहिए या कैदी की तरह? एक गार्ड ने अपने साथियों से फुसफुसाना। मुझे भी यकीन नहीं है, हो सकता है कि यह अस्थायी हो। हमें उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, लेकिन उसे जेल के अंदर कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। जब तक वह अंदर है उसे कैदी की तरह जीने देना चाहिए, दूसरे गार्ड ने जवाब दिया। अन्य पहरेदार ने भी इस सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया और वापस उस स्थान की रखवाली करने लगे। युवराज के वहां से जाने के बाद 5 मिनट ही बीते थे कि द्वितीय युवराज ने गार्डों को सचेत करते हुए बात कही। दो दूसरे राजकुमार ने पुकारा। सभी लोग एक दूसरे को शून्य भाव से देखते रहे। आप वहां पहुंचे नहीं, उसकी बात सुनने नहीं जाऊंगा। तुम उसके सबसे करीब हो इसलिए तुम जाओ। वे सभी एक दूसरे को यही बताते रहे क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरे राजकुमार से कोई सौदा नहीं करना चाहता था। गार्डो, दूसरे राजकुमार ने फिर पुकारा, समय बर्बाद करना बंद करो, चलो सब साथ चले। उन सब ने एक साथ जाने का निर्णय लिया। वे सब एक साथ चले और राजकुमार की कोठरी के सामने खड़े हो गए। हाँ महाराज, उन्होंने कहा। क्या मेरा भाई चला गया? दूसरे राजकुमार ने पूछा। हाँ युवराज, यहाँ से चले गए हैं। एक